हेलो, गुड इवनिंग सभी को। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही भैया। हाँ, चलिए। गुड इवनिंग। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। अभी क्लास शुरू होने में 2 या 3 मिनट बाकी है। सर हाँ। नमस्ते। हाँ, नमस्ते नवल, बताइए। सर आपने आईटी के नोट्स नहीं भेजे सर। मैं वीडियो देख देख के पढ़ रहा हूँ। अगर मिले समय तो नहीं, भेज वो देना सर। आपको मिल ही नहीं रहे ना, जैसे मिलते हैं हम कर देंगे वो। 22 वाला जो है एचडी के, हमारे पास 2 पीसी है। वो लैपटॉप में था, वही हम सर्च कर रहे हैं। हमको पीडीएफ मिल नहीं रही है, स्लाइड मिली है तो उसको देखते कन्वर्ट करके भेज देंगे। जी कोशिश सर। करेंगे। आज आपने देखा डिसीजन एक आया था कोर्ट केस का। वो तो सब मालूम ही होगा उसके बारे में आपको। ओटीए केस का, कोर्ट केस का जबलपुर का डिसीजन आ चुका है। ये कब तक के लिए है सर? कौन से ईयर तक के लिए है? ये 2006 से है। ठीक है, 2006 से जब तक ओटी मिल रहा, जैसे अभी ओटी मिल रहा, अभी भी मिलेगा। जिस फैक्ट्री में ओटी मिल रहा है तो उसमें भी अप्लीकेबल होगा। आज अपनी आखिरी क्लास होगी इसमें, फिर इसके बाद टेस्ट होंगे। ठीक है। ये जीके का मतलब लास्ट क्लास रहेगा। कोर्स ऑलमोस्ट सभी के कंप्लीट है। जो करंट जीके है उसको हम लेते रहेंगे टेस्ट के माध्यम से। हर टेस्ट में अब आपको करंट जीके 10-10 ऐसे मिलेंगे। और कुछ में हो सकता है करंट जीके का ही 25 से 50 क्वेश्चन लेंगे, तो आप तैयारी करते जाएंगे, करंट जीके हो जाएगा। बाकी मैक्सिमम चीज हमने पढ़ा दिया है। उसमें भी आपके डबल डबल क्वेश्चन हम देंगे। 50-50 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर चैप्टर के हमने दे दिया है। 50-50 क्वेश्चन अभी और भी मिलेंगे हर चैप्टर का, जितना भी अपन ने पढ़ाया है, ताकि भैया आप। टेस्ट डेली होगा? टेस्ट डेली नहीं होगा, हफ्ते में एक ही होगा, सैटरडे। हाँ वही थोड़ा क्लियर करना था। नहीं नहीं, सर थोड़ी हाँ। आवाज आपकी धीमी आ रही है। अच्छा, आवाज धीमी आ रही, थोड़ा तेज कर लेते हैं हाँ। यहाँ से। ठीक है, अब आ रही है। माइक थोड़ा लगा लेते हैं ऊपर, हो सकता है माइक का प्रॉब्लम हो। भैया वैकेंसी कब हाँ। पब्लिश हो रहा वैकेंसी का हम नहीं बता पाएंगे, है? क्योंकि भाई ऊपर से तो ये था कि 15 का है अभी। एक्चुअली क्या है, ये जो कोर्ट केस चल रहे हैं और रिपोर्ट हो रही है, इस कारण से क्या है, थोड़ा वो डिले कर रहे हैं। अभी अच्छा। जेडब्ल्यूएम का भी नहीं आया, आपको मालूम होगा। जेडब्ल्यूएम का तो सर्कुलर पहले आ गया था, नोटिफिकेशन। और हाँ। उसका एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए। अब एडमिट कार्ड आ जाता, 15 तारीख का एग्जाम होना था। परंतु अभी तक जेडब्ल्यूएम का भी बिल्कुल ऐसे ही है, ठंडे बस्ते में। तो मान के चलिए कि दोनों ही एग्जाम एक साथ कंडक्ट कराना है। और अब ये अप्रैल से इसकी एक्टिविटी शुरू होगी। ठीक है, 1 अप्रैल से शुरू होगी और मई जून तक हो सकता है। कोई वो निश्चित नहीं है, कम है, जल्दी भी ले सकते हैं। हो सकता है आपको तुरंत का तुरंत हम्म। अप्रैल में ही मिल जाए या मई के फर्स्ट वीक में। और आगे भी खिसक सकता है, जून जुलाई भी जा सकता है, इसमें कोई। हाँ नहीं, कुछ लोग भी है वो इटारसी वाले एग्जाम का इशू बता रहे थे, उसका क्या चक्कर है? नहीं नहीं, इटारसी बड़माल। उसका तो अलग ही मैटर है ना। इटारसी वाला और बड़मल वाला, वो तो भाई पिछले महीने ही होना था, नहीं हो पाया, अब हाँ। अप्रैल कर दिया है। अप्रैल में भी कोई निश्चित नहीं है कि वो डेट हो, और आगे भी बढ़ सकती है। अच्छा। ठीक है, उसमें सर जो हफ्ते में एक बार आप टेस्ट लेंगे तो उसके बीच में सोमवार से शुक्रवार तक क्या पढ़ाएंगे आप?
हाँ नहीं नहीं, हम कुछ नहीं पढ़ाएंगे, अब दूसरा सब्जेक्ट हो सकता है शुरू करेंगे। ये तो मैकेनिकल होगा, ये तो ओपीए होगा आपका। हाँ पर ओपी, अच्छा यही पूछा था हाँ मतलब क्या पढ़ाना। वो पढ़ाते रहते हैं ना कुछ तो चलता ही रहता है। तो यदि एग्जाम अच्छा डिले अच्छा, होगा तो सारे केमिकल सब्जेक्ट। या मैकेनिकल या ओपीए? हाँ, या तो ज्यादा बच्चे ओपीए में रहेंगे तो ओपीए पढ़ाएंगे, और एडमिन पढ़ाना है हमको। ठीक है, ये तो अच्छा एडमिन मैकेनिकल पढ़ाना है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ये आपका जनरल इंजीनियरिंग भी हो सकता है। ये देखेंगे क्या। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा, लेते हैं। ये जो ट्रेड यूनियन एक्ट पढ़ाएंगे वो शायद दोनों के कोर्स में नहीं है, ठीक है, चार्जमैन और जेडब्ल्यू में, परंतु क्वेश्चन आया हुआ है और आता है, इसलिए अपन को जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, मतलब सिलेबस में नहीं है, परंतु ऑर्गेनाइजेशन नीड में या रिक्वायरमेंट में आता है, लीगल रिक्वायरमेंट, इसलिए उसका बनता है। और जो करंट जीके में आपका कोड हेड आ सकता है, इसलिए कोड हेड को हम लेके आए हैं। तो देखते हैं कि अपन न्यू आज देखेंगे न्यू लेबर कोड फॉर न्यू इंडिया, बिगेस्ट लेबर रिफॉर्म इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो आपको मालूम होगा 2014 में बीजेपी सरकार आई तो रिफॉर्म वर्ड लाई थी। रिफॉर्म वर्ड का मतलब ये हो कि बहुत सारी चीजें चेंज करने का था। ठीक है, जैसे योजना आयोग को चेंज किया, आपने देखा है, नीति आयोग के रूप में लाया। उसके बाद उनका टारगेट था कि जो अंग्रेजों के जमाने के कानून हैं, बहुत सारे कानून हैं, उसमें परिवर्तन लाना। ठीक है, तो उसको भी परिवर्तन लाया गया, 3 कानून चेंज हुए। उसके बाद जो लेबर लॉ कानून है, ठीक है, तो इंडिया में इतने लेबर लॉ कानून है जो मजदूरों के पक्ष में बनाए गए हैं, ना कि इंडस्ट्री के पक्ष में बनाए गए हैं। ठीक है, मतलब जो उद्योग के मालिकों के पक्ष में ना करके कर्मचारियों के पक्ष में बने। इसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे अधिकार वर्करों को दे दिए गए थे, जिससे जो बाहरी कंपनियां हैं, जैसे अब हमारा जो है मेक इन इंडिया पे काम चल रहा, मेड इन इंडिया गया जमाना, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया मतलब आप इंडिया पे आइए और आप उत्पादन करिए और बेचिए। तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो है यहाँ आना इसलिए नहीं चाहती कि यहाँ के लेबर लॉ जो कानून है बहुत तगड़े हैं। ठीक है, जब मतलब अधिकार देता है कि आप हड़ताल कर सकते हैंगे, ठीक है, आपका मुआवजा देना पड़ता है, आप किसी को बेवजह निकाल नहीं सकते हैं, लाभ हो या हानि हो। तो बहुत सारी चीजें के कारण क्या है, विदेशी कंपनियां नहीं आ पा रही हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि उस कानून को थोड़ा फ्लेक्सिबल किया जाए, ताकि जो प्राइवेट ट्रेड है वह भी इसमें पार्टनरशिप में आ सके। और दूसरा उद्देश्य ये है कि जितने भी गवर्नमेंट लॉ हैं, ठीक है, जो 29 कानून बने हैं लेबर है, वह केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। ऑर्गेनाइज मतलब है, कहने का तात्पर्य है कि राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उन लेबर लॉ का यूज केवल वही कर पाते हैं। परंतु असंगठित क्षेत्र में, जो प्राइवेट क्षेत्र में है, या हम बोले जो स्विगी में काम करते हैं या सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, बहुत सारे सर्विस सेक्टर में काम करते हैं या डेली वेजेस में काम करते हैं, तो उनको ये जो कानून है उन पर यूज नहीं कर पा रहे थे। तो इन्हीं लिए सारे कानूनों को मिक्स करके, जैसे बोलते हैं ना, वन नेशन वन पेंशन, वन नेशन वन लॉ, उस बेस में उन्होंने क्या कर दिया कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सारे सेक्टर के कर्मचारियों के लिए, चाहे वह गवर्नमेंट का हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे आपका डेली वर्कर हो, सबके लिए कानून एक ही कर दिया। ठीक है, उसी को उन्होंने बोला लेबर कोड, और नाम किया हुआ लेबर कोड। तो इसमें 4 कानून उन्होंने बना दिए, मतलब जो सारे कानूनों को मिक्स करके 4 कानून कर दिए, और सरल भाषा में बहुत सारी चीजों को हटा दिया गया। तो उसी के बारे में थोड़ा हम इंट्रो बस लेंगे, कोर्स में नहीं है आपके, परंतु एज अ जीके यह आपको जानकारी होना चाहिए कि यदि अचानक आ गया तो आपसे वो क्वेश्चन बन जाए। तो इंट्रोडक्शन यदि लेते हैं तो इसमें आपका देखें, द लेबर कोड रिफॉर्म वर इंट्रोड्यूस टू सिंप्लीफाई एंड मॉडर्नाइज इंडियंस लेबर लॉ। ठीक है, मतलब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो इंडिया के लेबर लॉज थे, मजदूर अधिनियम थे,
उनको क्या आधुनिकता बनाना और सरलीकरण करना। ठीक है, इनका मतलब था कि भाई कॉम्प्लिकेटेड है, उनको सरल किया जाए। अर्लियर 29 डिफरेंट लेबर लॉज, जो हम ये सब पढ़े हैं ना, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पढ़ा है आपने, फैक्ट्री एक्ट पढ़ा है, मिनिमम पेंशन वेजेस एक्ट पढ़ा है, ऐसे 29 कानून हैं जो लेबर लॉ कहलाते हैं ये। ठीक है, 29 कानून है, आपके कोर्स में 6 या 7 ही है। ठीक है, 29 है, तो 29 को सबको कंबाइन कर दिया गया है और 4 कानूनों में है। तो 29 डिफरेंट लेबर लॉ क्रिएटेड कंफ्यूजन और कंप्लायंस इशू। तो इसमें उनका ये कहना था कि पुराने जो 29 कानून थे वो जो है कंफ्यूजन पैदा करते हैं, और कंप्लायंस जो उनका इशू था, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां या छोटी कंपनियां जो आने वाली हैं या जिनसे टाई अप होने वाला था, उन्हें कंप्लाइंस नहीं कर पा रहे थे। मतलब कंप्लाइंस का मतलब क्या होता है, जो उसमें लिखना है उसको मानना। तो इतने कॉम्प्लिकेटेड कानून है, उनको मान के आपको उद्योग धंधे चलाना कठिन हो रहा था। तो वही है कि कंप्लाइंस इशू थी और कंफ्यूजन थे, क्योंकि अलग अलग कानून थे। The government has merged these laws into 4 simplify labor code। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 2019 में उन्होंने 4 कानून बना दिए और दोनों सदनों से पास करा लिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वो कभी भी उसका नोटिफिकेशन जारी करके वह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक स्टेक होल्डर का जो विलिंगनेस लेना था, तो स्टेक होल्डर जो है चारों फेडरेशन एग्री नहीं है। ठीक है, मतलब इसमें यह है कि ट्रेड यूनियन का हनन हो रहा है और वर्करों का हनन हो रहा है, इसलिए इस पर अभी सहमति नहीं बनी है। परंतु इसमें वार्तालाप चालू है और धीरे धीरे जो है आपको लेबर कोड हेड मिलेंगे। ठीक है, 3-4 साल में हो सकता है ये इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। दिस चेंज इट मीन्स, इसमें चेंज का मतलब क्या है कि भाई ये जो 29 कानून है, इसमें मेजर चेंजेस किस में हुए हैं। मेजर चेंजेस की बात करें तो प्रोटेक्ट वर्कर राइट्स, श्रमिकों के अधिकारों को रक्षा करना, मतलब इसमें रखा गया। इंश्योर फेयर वेजेस, न्यायपूर्ण वेतन सुनिश्चित करना। और इम्प्रूव सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा में सुधार करना। और एनहांस बिजनेस ईज, व्यवसाय को सुगमता बढ़ाना। ये मतलब है जो चेंज किए गए उनका मतलब ये था, उद्देश्य ये है। ठीक है, कि उन्होंने बोला कि वर्करों के राइट को हमको सुरक्षित रखना है, इसलिए को नए कानून बनाए। या हमें वेतन जो है सुनिश्चित करना है, सोशल सिक्योरिटी उनकी सुनिश्चित करना है, और बिजनेस आसानी से चल सके, इसलिए कानून को हमने चेंज किया। तो उन्होंने ये मतलब गवर्नमेंट ने रीजन दिया, कि 4 रीजन दिया कि इस कारण से हम कानून में परिवर्तन ला रहे हैं। देखिए साउंड चालू है क्या किसी का? तो लेबर कोड आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ डिस्कशन, मतलब क्या है, 18 वर्षों की चर्चा के बाद जो है ये 4 कानून आए। 18 वर्षों की चर्चा के मानना ये है कि भाई गवर्नमेंट जो है शुरू से, कांग्रेस के समय भी वो चल रहा था, उसके बाद बीजेपी पे भी, बीजेपी सरकार जब से आई 2014 से, तो उन्होंने इस पर काफी डिस्कशन किया। तो मतलब उनका कहना है कि द सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर 2002 सजेस्टेड दैट लेबर लॉज ऑफ सिंप्लीफाई। मतलब ये कांग्रेस के समय में 2002 में ही एक सेकेंड नेशनल कमीशन बना था लेबर के लिए। उन्होंने सजेस्ट किया था कि ये जो कानून है अंग्रेजों के कानून को, उसको चेंज किया जाए, सिंप्लीफाई किया जाए। तो 18 वर्षों का मतलब वही है कि उसमें चर्चा चलती रही। ठीक है, और फ्रॉम 2004 से 14 तक नो मेजर रिफॉर्म वर अंडरटेकन। मतलब यदि बोले कि उन्होंने कहना है कि 2004 से 14 तक काफी उस पर चर्चा हुई, परंतु लेबर कानून को वो चेंज नहीं कर पाए, कोई ऐसा रिफॉर्म नहीं कर पाए। आफ्टर 2014 के बाद द गवर्नमेंट एक्सीलरेटेड डिस्कशंस एंड एंगेज्ड विद। 2014 के बाद क्या है, लगातार गवर्नमेंट ने इस पर चर्चा किया। ठीक है, कमेटियां बनाया और डिसीजन मेकिंग का काम किया कि इसमें क्या क्या चेंजेस किए जा रहे हैं। तो इसमें आपका डिस्कशन किसके किसके यदि बोले, 2014 के बाद उन्होंने काफी प्रयास किया और एंगेज विथ है ट्रेड यूनियन के साथ बात किया।
एम्प्लॉयज जो एसोसिएशन है, नियोक्ता संघ, मतलब सारे एसोसिएशन से, और स्टेट गवर्नमेंट, तो इन तीनों से उन्होंने वार्तालाप किया, ठीक है, डिस्कशन किया अलग अलग माध्यमों से, और उसके बाद जो है वो कानूनों को रिफॉर्म किया। तो आउटकम क्या आया? सारे ट्रेड यूनियन एसोसिएशन गवर्नमेंट से बात करने के बाद आउटकम ये आया कि 4 लेबर कोड ड्राफ्टेड एंड पास, 4 लेबर कोड जो है ड्राफ्ट किए गए और उसको पास भी करा लिया गया, 4 श्रम संहिताएं बनाई और पारित की गई। पब्लिक कंसल्टेशन कंडक्टेड, सार्वजनिक परामर्श किया गया, ठीक है। इसमें क्या है, पब्लिक कंसल्टेशन मतलब प्राइवेट कंपनियों के जो सीईओ थे उनका भी ओपिनियन लिया गया कमेटी में, उनके भी ओपिनियन लिए गए कि क्या क्या चेंज किया जा सके। पार्लियामेंट्री कमिटीज रिव्यू रिफॉर्म, उसके बाद जब बन गया, कानून हो गया, तो उसको रिफॉर्म भी किया गया और उसमें रिव्यू लिए गए कमेटी द्वारा कि क्या चेंज कर सकते हैं, वो है। अभी जो तीसरे स्टेज में ही हमारा अभी थोड़ा पड़ा हुआ है, जिसमें स्टेक होल्डर की सहमति अभी बाकी है। तो ये सुधार की समीक्षा अभी चल रहा है, क्या क्या समीक्षा कर सकते हैं। इसमें आपका जो गवर्नमेंट ने दिया श्रम देव जयंती, मतलब जैसे सत्यमेव जयते होता है, तो उन्होंने एक शब्द इनिशिएट किया था, ठीक है, श्रमेव जयते, मतलब श्रम की विजय होती है, ठीक है। तो उन्होंने एक पहल किया, जब ये कानून बनाया तो एक लोगो देते हैं कि भाई एक्चुअली है क्या, तो ये जो कानून है श्रम के कानून है, तो इसीलिए श्रमेव जयते एक नाम दिया गया। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है श्रमेव जयते किससे संबंधित है, तो जो 4 लेवल लॉ है उससे संबंधित है। इन 2014 पीएम मोदी लॉन्च श्रमेव जयते, तो ये कब लॉन्च किया था? 2014 में ही पीएम मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था श्रमेव जयते, मतलब श्रम का सम्मान करो। उसी बेस पर वहां से चालू हो गया था कानून पर परिवर्तन करने का काम। कि इनिशिएटिव देखे तो यूनिवर्सल, उस समय जब इन्होंने ये लॉन्च किया श्रमेव जयते, तो उसी समय उन्होंने क्या किया, सबसे पहले यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, यूएएन नंबर फॉर ईपीएफ के लिए, भविष्य निधि सुविधा के लिए एक यूएएन नंबर जारी किया। इससे क्या होता है कि यदि एक प्राइवेट लेबर कहीं काम कर रहा है किसी कंपनी में और छोड़ के दूसरी कंपनी में जाता है, तो उसका नंबर चेंज नहीं होता रहा, तो भविष्य निधि में जितना भी पैसा जमा कर रहा, फिर दूसरी कंपनी में गया वहां भी जमा करते जाते, तो एक भविष्य निधि में बड़ी राशि जमा होती है और उसे फिर कहीं से भी आप निकाल सकते रहे। तो ये सुविधा उन्होंने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन सुविधा लाया इसी श्रमेव जयते के उपलक्ष्य में, ठीक है। श्रमेव जयते पोर्टल फॉर कंप्लायंस सिंप्लीफिकेशन, साथ में एक पोर्टल वेबसाइट है, यदि गूगल में सर्च करोगे तो अभी भी ये मिलेगा, ठीक है, जो है श्रम सुविधा पोर्टल नाम से मिल जाएगा। तो इसमें यदि इसी के अंतर्गत जो है, जो ट्रेड अप्रेंटिस और बहुत सारी स्किल्स इंडिया का भी इसमें ही आपको पोर्टल में मिल जाएगा। यदि कोई बेरोजगार है, ठीक है, और क्वालिफिकेशन या स्किल को उसमें फॉर्म में फिल करता है, तो उसके सुटेबल जॉब जो होते हैं उसके ईमेल में आते रहते हैं। तो श्रम सुविधा पोर्टल का करने से फायदा हुआ और उसमें लेबर से संबंधित बहुत सारी जानकारी मिलती है। लेबर इंस्पेक्शन प्रोसेस डिजिटलाइज, जो निरीक्षण वाली प्रक्रिया थी लेबर इंस्पेक्शन का, उसको क्या कर दिया, डिजिटलाइज कर दिया गया। और फोर्थ वाले में देखें तो लेबर कोड फ्रीडम फ्रॉम लीगल कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब जटिल कानूनी ढांचों से मुक्ति था। यदि हम लेबर कोड हेड की बात करें तो लेबर कोड हेड ये बता रहा है कि भाई ये फ्रीडम फ्रॉम लीगल कॉम्प्लेक्सिटी, जो लीगल कॉम्प्लेक्सिटी था उसको उन्होंने सरल किया। तो सरल किया कैसे कर दिया कि भाई 29 लेबर लॉ थे, इतने सारे कानूनों को मिक्स करके कंसोलिडेटेड 4 लेबर कोड हेड में किया। इसको जो है डाउनलोड करना है तो labor.org डॉट है, और गवर्नमेंट की वेबसाइट में आपके सारे लेबर कोड हेड मिल जाएंगे, ड्राफ्टेड है और पीडीएफ में है। इसमें देखे कौन से कानून था, वेज कोड 2019 वेतन संहिता, ठीक है, इंश्योर्स मिनिमम वेजेस फॉर ऑल, तो जो मिनिमम वेजेस एक्ट है 1948 है,
ठीक है, या आपका वेजेस अधिनियम जो अपन ने पढ़ा है, ये सारे को मिक्स करके उन्होंने एक खोल दिया वेज कोड। ठीक है, वेज कोड 2019 वेतन संहिता, तो ये एक कानून बनाया। दूसरा उन्होंने बनाया सोशल सिक्योरिटी कोड 2022, सामाजिक सुरक्षा संहिता। तो इसमें जो आपका पेंशन है, ग्रेजुटी है, फंड है, ये जो सामाजिक सुरक्षा है, मतलब रिटायरमेंट के बाद या सेवानिवृत्ति के बाद जो है कि पेंशन की गारंटी, इंश्योरेंस, ग्रेजुटी, ठीक है, फंड, ये सब जो है इसमें आ गया सोशल सिक्योरिटी में। और जो वेजेस से संबंधित सारी चीज आ गई वेज कोड है। तीसरा कानून ने इन्होंने बनाया ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड 2020। इसमें क्या चीज है, जो फैक्ट्री एक्ट आपने पढ़ा है, सेफ्टी वेलफेयर वाली चीजें, तो जनरली वो सारी चीज वर्किंग कंडीशन, समय कितना होगा, जैसे समय 8 घंटे को इन्होंने 10 घंटे कर दिया, मैक्सिमम 12 घंटे तक का है, मिनिमम 10 घंटे तो काम लेना है और 12 घंटे करवा सकते हैं। तो इसमें जब आप पढ़ेंगे, डिटेल में है नहीं तो इसलिए पढ़ाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने तो इस सारे कानून को पढ़ा है, आप भी पढ़ सकते हैं, पीडीएफ अवेलेबल है। बहुत अच्छी चीजें भी इसमें है, ऐसा नहीं कि सारी चीजें खराब है, आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें इसमें बेनिफिशियल है, कुछ चीजें को उन्होंने हटाया है। तो इसमें क्या है, वर्कर सेफ्टी और हेल्थ पर फोकस किया गया है। फैक्ट्री एक्ट 1948 को इसमें कर दिया, और जो कंपनसेशन एक्ट जो था वो भी इसी में आ गया है। तो कंपनसेशन एक्ट है, मतलब यदि इसका डिटेल देखेंगे तो उसमें लिखा है कौन कौन से कानूनों को हमने मर्ज करके ये कानून बनाया है। ठीक है, जितने आपके लेबर लॉ हैं तो किस किस को समाहित करके क्या बनाया उसमें डिटेल में था। तो ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड 2020। और चौथा जो बना है जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। ठीक है, तो ये जो आपका ट्रेड यूनियन एक्ट है और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ठीक है, इनमें इनको मिक्स करके ये बनाया गया है आईआर। तो इसमें जो हड़ताल मेन चीज जो है, जो फेडरेशन ने मुख्य उद्देश्य ये है कि फेडरेशन ने ये बोला है कि भाई जो हड़ताल का अधिकार था हमारा, कि भाई हम 21 दिन 14 दिन में ये इंफॉर्मेशन दे के हड़ताल कर सकते, वो टोटल खत्म कर दिया। इन्होंने बस ये रखा है कि जो लार्जेस्ट यूनियन होगी फैक्ट्री में, ठीक है, जो लार्जेस्ट यूनियन होगी वही रहेगी, और उसमें भी 51%। यदि 4 यूनियन है और उन्होंने 30% या 20% है तो वहां पे यूनियन नहीं होगी उस इंडस्ट्री में। तो ये सबसे बड़ा मतलब खराब है। यदि यदि किसी फैक्ट्री में यदि समझ लो 2 ही यूनियन है और 50-50% दोनों ने वोटिंग लाया है, तो वहां बस कमेटी नहीं होगी। ठीक है, तो उससे नुकसान था। उन्होंने बोला कि 51% होना चाहिए, भले आपकी 4 यूनियन हो, 5 यूनियन है, टोटल जितने वोटर हैं उसका 51% होगा तो वहां ट्रेड यूनियन रहेगी। ठीक है, मतलब वहां बस कमेटी रहेगी, अदरवाइज नहीं रहेगी। तो ये ड्रॉबैक हड़ताल वाला बोल दिया कि भाई हड़ताल के लिए 6 महीने पहले आपको बताना पड़ेगा, 6 महीने पहले, और उसमें जो अप्रूवल देगा वो मंत्रालय देगा। मतलब अभी तो क्या था कि भाई 70% वर्कर ने कह दिया, हमने मत डलवा लिया, ठीक है, बैलेट डलवा लिया, वो एग्री है, हड़ताल में हम जाएंगे। अब हड़ताल का पूरा ही खत्म केस कर दिया, वर्करों से पूछने की जरूरत नहीं है, फेडरेशन या यूनियन को करना है तो वो अनुमति लेंगे। 6 महीने पहले आप आवेदन करिए, मंत्रालय के पास जाएगा, लेबर चीफ जो सीएलसी है वह अनुमति देगा, उसके बाद हड़ताल कर पाएंगे, अदरवाइज जो है इलीगल हड़ताल कहलाएगी। ठीक है, तो ऐसे जो है जो आईआर वाला जो कोड हेड आप पढ़ेंगे तो ये जो वर्कर ट्रेड यूनियन है उनके लिए बहुत ही खतरनाक है, जो आपको सुरक्षित करता है। इस कारण से भी उस पर थोड़ा डिस्प्यूट बना हुआ है, तो इस पर चल रहा बात, हो सकता है कि इस पर काफी सुधार हो। तो ये 4 कानून आपको याद रखना हैगा। वेज कोड जो है 3 तो 2020 है, एक ही बस याद रखना थोड़ा ये है कि जो वेज कोड है वो 2019 है। ठीक है, और सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, और इंडस्ट्रियल जो आईआर कोड है, ठीक है, ये जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से मिलकर बना हुआ है, इसका जो है कोड हेड जो है 2020
डी से। एम रिड्यूस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ठीक है, इनमें क्या उसका उद्देश्य रखा कि भाई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को हम कम से कम कर सके, उसका उद्देश्य था ये। तो ये 4 कानून के बारे में थोड़ा डिटेल में हल्का सा। कोड ऑन वेज 2019 का उद्देश्य तो इंश्योरिंग मिनिमम वेजेस और इक्वल पे फॉर ऑल। मतलब जो मिनिमम वेज कितना होगा ये निर्धारित करना, चाहे वो प्राइवेट वर्कर हो, चाहे सरकारी वर्कर हो या पब्लिक सेक्टर में हो, सबका एक मिनिमम वेजेस होगा और इक्वल फेयर फॉर होगा। मतलब सेम काम के लिए सेम पेमेंट। मतलब आप इसमें ये कर दिया है कि जो प्राइवेट वर्कर है उनको भी आपको मिनिमम, जैसे 18,000 है तो प्राइवेट वाले को भी 18,000 मिलना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट का हो। तो इसमें ये कोशिश किया है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करते रहे, जिनका शोषण होता रहा, उनको भी अब मिनिमम वेजेस मिलेगा। तो ये एक अच्छी बात है, एक बहुत अच्छी पहल है। इसमें यदि देखेंगे तो बेसिक भी उनका अच्छा मिल रहा। ठीक है, की फिक्चर में मिनिमम वेजेस अप्लाई टू ऑल द सेक्टर। ठीक है, सभी क्षेत्रों में। इसका मतलब क्या है, संगठन संगठित क्षेत्र है, चाहे शासकीय क्षेत्र अशासकीय क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में लागू होगा। इक्वल पे फॉर मैन वुमेन, पुरुष और महिलाओं के लिए समान वेतन। ठीक है, अलग अलग नहीं होगा, सेम काम के लिए सेम वेतन। वेजेस मस्ट बी पेन ऑन टाइम, समय पर भुगतान, ये अभी भी हो रहा है। फ्लोर मेज इंट्रोड्यूस, फ्लोर वेतन की व्यवस्था की गई। मतलब क्या हैगा, जहां पर व्यक्ति काम कर रहा है वहीं पर आपको वेतन देना है। ये नहीं कि ठेकेदार दे रहा है, आपने काम किया और वेतन कोई और दे रहा है, तो इस प्रकार से नहीं। तो ये मिनिमम वेजेस है कि छोटी सी विशेषता है, 4 लिया गया है बहुत सारा। जब आप पढ़ोगे तो अपने आप पे ये बहुत बड़े पे है, परंतु मुख्य उद्देश्य वाले पॉइंट है ये। इसी प्रकार ये सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 देखें तो इसका उद्देश्य जो था सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देना सारे वर्करों को। की फीचर्स में आए तो जैसे ईपीएफ, ईएसआई, ग्रेजुएटी बेनिफिट एक्सटेंडेड टू ऑल द वर्कर्स, सारे वर्कर्स को किया था। अभी जो ग्रेजुएटी थी वो गवर्नमेंट कर्मचारी को ही दी जाती थी, अब जो है प्राइवेट वर्कर जो है उनको भी ग्रेजुएटी का बेनिफिट दिया जाएगा। तो ये सारी फैसिलिटी जो है सभी को किया। एक मिनट बंदो, क्लास चल रही है अभी। मतलब हाँ हाँ, तो क्लास चल रही है अभी। हाँ हाँ, मैं कॉल करूंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपका SIC हॉस्पिटल एक्सटेंडेड, यहाँ पर आपका जो बीमा वाले हॉस्पिटल थे, ठीक है, उसकी भी संख्या को बढ़ाई 740 डिस्ट्रिक्ट में किया गया, ताकि कर्मचारियों को इलाज मिल सके। ठीक है, जिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स, जो जोमेटो वर्कर्स होते हैं, उबर ड्राइवर्स होते हैं इंक्लूडेड, तो इनका भी ध्यान रखा गया। पहले इनका ध्यान नहीं रखा जाता था, प्राइवेट कंपनियां या जो कंपनियां होती थी तो जिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर को रखते रहे थे। ठीक है, तो जिग प्लेटफॉर्म वर्कर यही चीज है, जो मतलब क्या है, तो उनको परमानेंट काम नहीं मिलता। जैसे 10 दिन के लिए काम किया, कहीं गड्ढे खोदना ये करना है, तो 10 दिन 12 दिन के काम, रेगुलर काम नहीं होना। 1 महीने के काम मिला है, 2 महीने काम होता है, उसको जिग वर्कर बोलते हैं। और प्लेटफॉर्म मतलब सर्विस प्रोवाइडर वाले, जैसे जोमेटो हो गया, उबर हो गया, तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म में काम करते हैं। काय के लिए और काय के देखिए लिए बुलाए आवाज आ रही भाई, साउंड बंद रखिए। किसका साउंड ऑन है बता रहे हैं, अनिल कुमार साहू जी। ठीक है, और एक मोबाइल है BIC 007। इसके बाद जो है मैटरनिटी बेनिफिट्स इम्प्रूव्ड, मातृत्व लाभ में सुधार किया गया। तो इसमें मैटरनिटी एक्ट आपको मालूम है पहले से ही बना है, 1961 जो है मैटरनिटी बेनिफिट्स पर बना हुआ है, तो उसको भी उसमें ले आया है सोशल सिक्योरिटी में। तो यहाँ पर जो आपका जो मातृत्व अवकाश है इसकी संख्या बढ़ाई गई है, तो उसके विषय में दिया गया, काफी सुविधाएं हैं। इसके बाद जो है आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ और वर्किंग कंडीशन 2020, इसका उद्देश्य था सेफ और हेल्दी वर्किंग कंडीशन इंश्योर करना। जो फैक्ट्री एक्ट 1948 है उसी से लिया गया है ये। की फीचर्स में मैंडेटरी एनुअल हेल्थ चेकअप,
ठीक है, इसमें एक नया चीज जोड़ा है कि वार्षिक स्वास्थ्य जांच अनिवार्य होगी। तो ये हालांकि फैक्ट्री एक्ट में भी है, ठीक है, कि भाई ये जो उसमें दिया है पीरियड अनुसार या समय अनुसार जो है क्वार्टरली करें ईयरली करें, और इसमें कंपलसरी कर दिया कि हेल्थ चेकअप कंपलसरी रहेगा। वुमेन कैन वर्क एट नाइट विद सेफ्टी प्रोविजन। अब देखिए वहां पर था कि 7 बजे के बाद महिलाएं जो हैं और 6 बजे के पहले काम नहीं करेंगी, यहाँ पर बोल दिया कि महिलाएं काम कर सकती हैं। वुमेन कैन वर्क एट नाइट विद सेफ्टी प्रोविजन। यदि कंपनी सेफ्टी प्रोवाइड कर रही है कि महिलाएं रात में भी काम, नाइट पाली में काम करें या शाम को काम करें, और सुरक्षा की व्यवस्था है, यदि कंपनी सुरक्षा की व्यवस्था दे रही है तो महिलाएं जो है रात को भी काम कर सकती हैं। तो यहाँ पर एक ये छूट दिया गया। इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर टू रिसीव स्पेशल बेनिफिट, ठीक है, इसमें यह दिया यदि प्रवासी श्रमिक है तो उसे अलग से विशेष लाभ दिया जाएगा। यदि कोई यूपी या बिहार का, समझ लो मध्य प्रदेश में काम कर रहा है, क्योंकि वो माइग्रेट होके आया है, उसके खर्चे ज्यादा होंगे तो उसको क्या विशेष लाभ दिया जाएगा। तो अब ये फायदा हो गया कि अंतरराज्यीय में यदि काम करोगे तो वहां के हिसाब से आपको ज्यादा वेतन मिलेगा। इंटर स्टेट माइग्रेट वर्कर रिसीव स्पेशल बेनिफिट। तो इसमें बहुत सारी सुविधाओं का भी ध्यान रखा है कि आपका अकोमोडेशन कंपलसरी रहेगा, ठीक है, उनको इलाज कंपलसरी रहेगा, उनके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था कंपनी को ही करनी पड़ेगी, वो कंपलसरी रहेगा। ऐसे 9 बेनिफिट जो है उसमें दिए गए हैं, और वो 9 बेनिफिट आई थिंक वो जो वर्कर है उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज दी है। तो ये कॉमन चाहिए, यहाँ संक्षिप्त लिया गया है। फ्री ट्रेवल अलाउंस फॉर माइग्रेंट वर्कर, जैसे ये बोला कि प्रवासी के श्रमिकों के लिए मुफ्त यात्रा भत्ता, ठीक है। तो यदि वो बाहर से कोई काम करने आ रहा है, जबलपुर आ रहा है, तो उसको भाई आने जाने का किराया आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर माइग्रेंट वर्कर जो है उनको ट्रेवलिंग अलाउंस का अलग फैसिलिटी दी गई। तो यहाँ पर ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी वर्किंग का था। इसके बाद जो IR कोड जो है 2020 चौथा कानून बना है। उद्देश्य है सिंप्लीफाइंग लेबर रिलेशन, रिड्यूसिंग डिस्प्यूट। मतलब क्या है, आपका श्रमिकों के बीच जो है अच्छे रिलेशन को उत्पन्न करना, और जो डिस्प्यूट होते हैं एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के बीच या एम्प्लॉय के बीच या एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के बीच, उस डिस्प्यूट को कम से कम करना। यहाँ पर ये यदि ID एक्ट में देखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें को काट दिया है, जो स्वतंत्रता थी वो खत्म कर दिया है। 3 दिन के शॉर्ट नोटिस में आपको निकाल सकते हैं, ठीक है। वहां पर आपको सिक्योरिटी थी कि आपको जॉब से नहीं निकाल सकते हैं, यहाँ आपको शॉर्ट नोटिस पे आपको निकाल सकते हैं। आप उसके लिए कुछ नहीं, आप एज अ सरकारी कर्मचारी बहुत सारी चीजें यहाँ खत्म कर दी। तो IR रिलेशन में बहुत ज्यादा चेंजेस की जरूरत है। की फीचर्स विशेषता, डिस्प्यूट मस्ट बी रिजॉल्व विद इन 1 ईयर, 1 साल के भीतर विवाद निपटाने की व्यवस्था। तो इसमें क्या है बोला कि भाई कोई भी डिस्प्यूट होगा 1 साल के अंदर निपटाना होगा। अभी ये चलता रहा कि केस चल रहा है, कैट में चल रहा है या कहीं पर भी चल रहा है, तो वो सारे चीजों को उन्होंने मतलब एक कर दिया कि 1 साल के अंदर कोई भी डिस्प्यूट होगा उसको निपटना चाहिए। वर्कर टू रिसीव 15 डेज वेजेस इफ रेटेज, छटनी पर श्रमिकों को 15 दिनों का वेतन मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है रिट्रेचमेंट अपन ने वहां भी पढ़ा था कि यदि आप छटनी करेंगे तो जितने समय बचा है तो 15 दिन का वेतन ऐसा देना पड़ेगा। तो वहां पर भी है, परंतु यहाँ पर आपको बेनिफिट थोड़ा कम मिलेंगे। इजियर प्रोसेस फॉर फॉर्मिंग ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन बनाने की प्रक्रिया आसान हुई, ठीक है। वहां पर थे कि 7 से अधिक कर्मचारी कभी भी ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। यहाँ पर भी उन्होंने यही रखा है कि ट्रेड यूनियन बनाने की है। तो अब प्रक्रिया आसान कर दिया, इसका मतलब क्या कर दिया, डिजिटलाइज कर दिया, ऑनलाइन ऑनलाइन आवेदन करिए आपका ट्रेड यूनियन एक्टिव एक्शन मिलेगा। तो यहाँ कुछ डिजिटल करके सरलीकरण किया गया है। ये 4 कानून है जिसका संक्षिप्त विवरण अपन ने दिया। की बेनिफिट ऑफ लेबर कोड, यदि हम उसके लाभ देखें तो क्या है, इस टेबल के कंपेरिजन करके नंबर ऑफ लॉज जो थे बिफोर रिफॉर्म, ठीक है, जो आपका रिफॉर्म होने से पहले 29 लेबर लॉ थे जो श्रमिकों के हितों की रक्षा करते रहे, ठीक है। अलग अलग लॉ थे, सभी को आपको मालूम है, जिसमें से 7-8 कानून हमने पढ़ा चुके हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं।
उनको आफ्टर रिफॉर्म के बाद करें, सुधार के बाद आज 4 बचे हैं, 29 को मर्ज करके 4 कानून में तब्दील कर दिया गया। मिनिमम वेजेस देखे तो ओनली फॉर सम सेक्टर्स, तो यहाँ सम सेक्टर दैट मीन्स ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोला जा रहा है। तो जो प्राइवेट वर्कर रहते हैं उनको अनऑर्गेनाइज बोला जाता है, असंगठित श्रमिक। और जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं या राज्य सरकार के अंतर्गत इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको संगठित मजदूर बोला जाता है। तो यहाँ पर ओनली फॉर सम सेक्टर्स में ही थे, सारे सेक्टर्स में ये कानून प्रभावी नहीं थे। आपको भी मालूम 29 कानून हर जगह नहीं था। कहीं लिखा है कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट में ही रहेगा, कहीं लिखा था राज्य सरकार में ही रहेगा, कहीं कहीं कुछ मंत्रालयों के ही लिए लागू था। परंतु अब ये जो 4 कानून है फॉर ऑल वर्कर्स, अब यहाँ वर्कर्स की डेफिनेशन भी आपको चेंज मिलेगी। ठीक है, कोई प्राइवेट चाहे 1 दिन काम किया है वो भी वर्कर कहलाएगा, 10 दिन काम किया वर्कर कहलाएगा। तो उसमें वर्कर की डेफिनेशन ही चेंज कर दी, चाहे वह प्राइवेट हो, चाहे वह राज्य सरकार का हो, चाहे केंद्र सरकार का हो, सभी को चारों कानून का बेनिफिट मिलेगा फॉर ऑल वर्कर्स। एसआईसी और ईपीएफ का ओनली फॉर फॉर्मल वर्कर पर था, गवर्नमेंट को आपको अलग स्कीम के तहत मिलता था, अपन ने देखा था, और प्राइवेट को ये स्कीम मिलती थी। अब अवेलेबल फॉर इनफॉर्मल जिग वर्कर सभी के लिए रहेगा। ठीक है, अब ये है कि गवर्नमेंट कर्मचारी को भी ये फैसिलिटी चाहे तो अवेल कर सकता है। तो अब ये कानून यदि लागू होते तो सभी के लिए हो जाएगा। मैटरनिटी लीव जब 12 वीक की थी, ठीक है, बिफोर रिफॉर्म, उसको 26 वीक कर दी गई। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन था टुक सेवरल इयर्स लगते थे, अब उसको कर दिया है कि ट्रिब्यूनल रिसॉल्व विद इन 1 ईयर्स। पहले तो ये था कि कैट में 1 साल तक एडमिट कर सकते हैं किसी भी डिस्प्यूट को, 1 साल टाइमिंग रहता है फाइनल ऑर्डर मिलने के, 1 साल के अंतर्गत आप केस दायर कर सकते हैं। अब इन्होंने कर दिया कि भाई किसी भी ट्रिब्यूनल में केस होगा तो आपको विद इन 1 ईयर समाप्त करना पड़ेगा। कंप्लाइंस में देखें तो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस, अब ये जो देखिए किशोर भाई साउंड कल के प्रूफ डेमो की तैयारी कर रहा हूँ। किशोर, चलिए ठीक। तो यहाँ पर अभी कंप्लाइंसेस थे, कंप्लाइंसेस का मतलब ये होता है कि हमें अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराने पड़ते रहे। ठीक है, जैसे हमने बोला ना कंपनी एक्ट में भी आपका रजिस्ट्रेशन है, ट्रेड यूनियन है से भी आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता रहा, मध्य प्रदेश सरकार से भी रजिस्ट्रेशन करवाना, सेंट्रल गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन करवाना था, यदि बारूद वारूद का काम हो रहा तो वहां का रजिस्ट्रेशन। तो ढेर सारे कंप्लाइंसेस थे। यदि 29 कानून हैं तो 29 कानून में कहीं ना कहीं आपको कंप्लाइंस करना पड़ता रहा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता रहा। ठीक है, और उनके मतलब रिपोर्ट भेजनी पड़ती रही। तो इतने सारे रिपोर्ट ना भेज के अब क्या कर दिया, 1 रजिस्ट्रेशन 1 लाइसेंस, मतलब एक ही लाइसेंस या एक ही रजिस्ट्रेशन होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप 10-12 लाइसेंस आपको लेने पड़ेंगे, एक लाइसेंस, वो आपका 1 नंबर रहेगा। ऑल इंडिया में यदि माइग्रेट करती है कंपनी, एक जगह से दूसरे राज्य में जाती है, तो आपका लाइसेंस चेंज नहीं होगा। अभी क्या होता है, मध्य प्रदेश अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन हो रहा है, यहाँ के नियम चल रहा है, आप दूसरे राज्य में जाते हो तो दूसरा नियम। परंतु रिफॉर्म के बाद जो कर दिया है 1 रजिस्ट्रेशन 1 लाइसेंस, जो ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं पर भी रहेगा काम करेगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं बिफोर रिफॉर्म और आफ्टर रिफॉर्म के बारे में जो है। तो इतने कानून है। इसके बाद श्रमिकों के लिए विशेष लाभ इसमें देखिए क्या दिया है। वुमन वर्कर, महिला श्रमिक के लिए इक्वल पे और इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन कर दिया। जो मैटरनिटी लीव थी मातृत्व अवकाश 12 वीक से बढ़ाकर 26 वीक किया गया। सेफ वर्किंग कंडीशन मैंडेट कर दिया। सुरक्षित कार्यस्थल अनिवार्य किया गया। ये उसी का जो है चारों कानूनों के लाभ बताया जा रहा है कि क्या फायदे हैं इसमें, क्या ऐड किया। ठीक है, माइग्रेंट वर्कर जो प्रवासी श्रमिक है उनके लिए क्या कर दिया, 1 नेशन 1 राशन कार्ड स्कीम, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के तहत इंटर स्टेट वर्कर एलिजिबल फॉर फ्री ट्रेवल। मतलब 1 नेशन 1 राशन कार्ड तो रहेगा, वही श्रमिक है एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करने जा रहे हैं तो राशन कार्ड आपका कहीं का भी होगा, सब जगह काम करेगा। दूसरा है इंटर स्टेट वर्कर आते हैं तो उन्हें आपका फ्री ट्रेवल अलाउंस जो है आपको मिलेगा। जिग प्लेटफॉर्म वर्कर की फैसिलिटी दी है, जो छोटे वर्कर हैं कम समय के लिए काम में रहते हैं या सर्विस सेक्टर में है उनको भी फायदा दिया गया। एलिजिबल फॉर
ESIC या EPF सोशल सिक्योरिटी स्कीम दी गई। स्पेशल फंड फॉर जिग वर्कर्स क्रिएटेड, जो जिग वर्कर्स है उनको स्पेशल फंड क्रिएट किया गया। जिग वर्कर्स यदि देखें तो क्या होता है डेफिनेशन, यदि जिग वर्कर्स इज समवन हु टेक्स अप शॉर्ट टर्म्स फ्लेक्सिबल जॉब, शॉर्ट टर्म्स के लिए उनके पास जॉब है, या फ्रीलांस वर्क है इंस्टेंट ऑफ ट्रेडिशनल फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। तो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट ना रखे, समय के अनुसार है 4 घंटे 5 घंटे या 2 दिन 3 दिन, उनको जिग वर्कर कहते हैं। जैसे बोला डिलीवरी एजेंट है, ठीक है, फ्रीलांस है, पार्ट टाइम है, कैब ड्राइवर है, एक्सेट्रा, ये आपका जिग वर्कर में है। नेचर ऑफ वर्क है इनका क्या है, टेम्परेरी है। अब ये परमानेंट एम्प्लॉय नहीं हो सकते, टेम्परेरी हो सकते हैं। कभी कभी प्रोजेक्ट बेस्ड होते हैं, जैसे आपका डिगिंग करना, कोई गड्ढा खोदना, तो 7 ही दिन का काम उनके पास है, तो 7 दिन का भी काम है तो वो वर्कर कहलाएंगे, उनमें चारों कानून लागू होगा। ऑन डिमांड वर्क है, किसी डिमांड पर काम चल रहा है तो वह भी जिग वर्कर में आएंगे। कॉमन प्लेटफॉर्म, तो कॉमन प्लेटफॉर्म क्या है, जैसे स्विगी है, जोमेटो है, उबर है, ओला है, ठीक है, फीवर है, अपवर्क है, तो ये जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं इनको बोला जाता है प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, कॉमन प्लेटफॉर्म। तो इस पर काम करने वाले वर्कर पर भी ये सारे कानून लागू होंगे। तो कुल मिला के कोई भी क्षेत्र छोड़ा नहीं है। असंगठित जो श्रम है वो सारे को ऐड कर दिया है कि भाई जो कानून बनेगा वो सभी के लिए इक्वल होगा। तो यहाँ पर ये हमने देखा। इसके बाद प्लेटफॉर्म में श्रमिक मतलब है आ प्लेटफॉर्म वर्कर इज समवन हु अर्न मनी बाय प्रोवाइडिंग सर्विस थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और डिजिटल एप्लीकेशंस। तो जो स्विगी टोमेटो ये सब क्या आएंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, किसी प्लेटफॉर्म में काम करते हैं या डिजिटल एप्लीकेशन के द्वारा ऑपरेट होते हैं। तो एग्जांपल जैसे फूड डिलीवरी राइडर्स, ई कॉमर्स, कुरियर, कैब ड्राइवर वर्किंग थ्रू ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म। नेचर ऑफ वर्क इनका जो होता है, वर्क इज असाइन थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो ऑनलाइन में जो भी आती है रिक्वेस्ट आती है या डिमांड आती है उसके हिसाब से ये काम करते हैं। तो इनको बोला जाता है प्लेटफॉर्म वर्कर, ठीक है, जो सर्विस प्रोवाइडर ऑनलाइन सर्विस है तो उनके लिए जो है बोला गया, तो इनके लिए भी प्रावधान किया गया। चलिए अब ये आपका खत्म हुआ जो आपका कोड हेड था, जो 4 कोड हेड का हमने बोला था, इंट्रोडक्शन बस है, ठीक है। डिटेल में पढ़ना है आप वेबसाइट में पढ़िए, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा सारे का, और हिंदी इंग्लिश में डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश में दिया हुआ है। लेबर कोड हेड जो है DOPT की वेबसाइट में चले जाएं, या labor.org वेबसाइट है उसमें भी आपको मिल जाएगा तीनों कानून, या सिंपल आप लेबर कोड हेड बस टाइप कर देंगे गूगल में और PDF आगे लिख देंगे तो उसके बाद भी आपको ये तीनों कानून मिल जाएंगे। तो चूंकि अभी आपके कोर्स में उतना डिटेल है नहीं है तो पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं, जितना हमने पढ़ा दिया है दैट इज सफिशियंट रहेगा। इतना यदि आपने पढ़ लिया तो क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। ट्रेड यूनियन एक्ट जो है, अब देख लेते हैं। ट्रेड यूनियन एक्ट जो है 1926 है हमारा, यह भी मर्ज हो गया है IR में। सर ट्रेड यूनियन एक्ट चार्जमैन में नहीं आएगा ना? देखे नहीं आता है, चार्जमैन में क्यों नहीं आता, चार्जमैन में भी आता है, JW कोर्स में नहीं है मगर आता है, ठीक है। आप चार्जमैन का पेपर उठा लेना, आपको जी हर जी 1-2 साल में आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है सर। ठीक है। कुल मिला के हमने बोला ना कि बहुत सारी चीजें अलग से भी आ जाती हैं, हम्म। परंतु इस बार चूंकि कंसाइज कर दिया है, कोर्स छोटा कर दिया है, तो इसलिए जितना दिया है वो उतना ही सफिशियंट है, हाँ ठीक सर, है। पिछली बार सर हाँ 2 नंबर से रह गए थे, एक सीट थी हमारी यहाँ, अच्छा, अच्छा और जी। सर दूसरे नंबर पे हम थे, तो सर जीके में नंबर कम थे। हाँ तो वही हो जाता ना, कभी कभी ये होता कि हमने छोड़ दिया वही चीज आ गया। हाँ सर, वरना आज हाँ चलिए चलिए। आप ही मिलते अगर हो जाते तो। अब आप हाँ मिल नहीं गए। नहीं नहीं, ठीक है, हम तो कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम पढ़ा दें, पढ़ने के ऊपर आपके है कि कितना पढ़ते हैं। चलिए ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 से देख लेते हैं। सिंपल सा एक जो है मार्टिन लूथर किंग्स जो है, इसके बारे में आप जानते हो, मार्टिन लूथर की कई बुक आती है। उन्होंने श्रम के लिए जो है एक शब्द लिखा है, कोट किया है कि हिस्ट्री इज ए ग्रेट टीचर, इतिहास एक महान शिक्षक है। नाउ एवरीवन नो दैट द लेबर मूवमेंट डिड नॉट डिसमिस द स्ट्रेंथ ऑफ द नेशन बट enlarge it। बताया गया कि श्रमिक आंदोलन ने राष्ट्र की ताकत को कम नहीं किया। जितने भी यदि हड़ताल होती है या कोई भी आंदोलन होते हैं
तो यदि ये बोले कि राष्ट्र कोई ताकत को कम किया तो कम नहीं करता है, बल्कि इसे बढ़ाया है। क्यों बढ़ाया? कि भाई ये श्रमों के लिए लड़ता है ना, श्रमिक के लिए। तो लाखों लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाकर श्रम ने चमत्कारिक रूप से उद्योग के लिए एक बाजार बनाया और पूरे देश को स्तरों को अनचाहे रूप से उठा लिया। उत्पादन के बारे में जो लोग श्रम पर हमला करते थे वे इन सरल सच्चाइयों को भूल जाते हैं, लेकिन इतिहास उन्हें याद रखता है। मतलब इन्होंने बहुत अच्छे से कोट लिखा है कि जो लेबर है, कुल मिला के जो भी लेबर है, श्रम संगठन है, ट्रेड यूनियन है, वो क्या आएगा एक्चुअली लेबर के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, श्रम के हितों के लिए काम करते हैं। वो उनका उद्देश्य ये नहीं होता कि उद्योग धंधे बंद हो जाएं या राष्ट्र की ताकत या राष्ट्र की प्रभुसत्ता जो है कम हो जाए, इनका उद्देश्य नहीं है। उनका ये है कि भाई एक श्रम जो है नीचे दबदे का कर्मचारी है उसको भी बेनिफिट मिले। तो इसलिए मार्टिन लूथर ने एक शब्द लिखा है कि भाई जो है इतिहास एक महान शिक्षक है, कुल मिला के वही है कि जो 1881 में पहली ट्रेड यूनियन बनी थी, 1881 में, उस समय से लगातार जो है ट्रेड यूनियन पे बहुत सारे, इसमें इतिहास हमने आपको भेजा हुआ है, इतिहास हम नहीं पढ़ा रहे हैं। आप चाहे, हमने जो नोट्स कल भेजा था उसमें आपको इतिहास में है। तो 1988 से वो 1888 वन से मतलब चल रहा है, और काफी मतलब अलग अलग दशकों में बांटा गया है लेबर का। तो अपन वो सब छोड़ के ट्रेड यूनियन में आते हैं। चलिए, ट्रेड यूनियन की आवश्यकता क्यों पड़ी? यदि हम बोलें कि ग्रीवियंसेस को हैंडल करने के लिए ट्रेड यूनियन की जरूरत पड़ती है। यदि ग्रीवियंस मैकेनिज्म देखें, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट और ग्रीवियंस, जो भी आपके वाद विवाद या समस्याएं होती हैं उसको सुलझाने की प्रक्रिया क्या है, तो ग्रीवियंस हैंडलिंग प्रोसेस दो होती है। कंपनी, एक साइड कंपनी रिप्रेजेंटेटिव है और एक साइड देखिए यूनियन रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, जो वर्क्स कमेटी होती है या डिफरेंस यूनियंस के प्रतिनिधि ऑफिस बेरर होते हैं, वही दोनों के बीच समझौता कराते हैं। तो कंपनी का मतलब एम्प्लॉयर हो गया, ये आपके वर्कर हो गए। तो इसका स्टेप वन होता है सबसे नीचे वाला, यदि एम्प्लॉय है, कोई कर्मचारी है, तो एम्प्लॉय सुपरवाइजर होता है, एम्प्लॉय यूनियन का स्टीवर्ड होता है, उसका सलाहकार होता है मान लीजिए यूनियन का। तो जब भी एम्प्लॉय के बीच यदि कोई भी विवाद हो या एम्प्लॉय की समस्या होता है, तो यूनियन जो प्रतिनिधि होते हैं, जो सेक्शन लेवल के होते हैं, वो सुपरवाइजर जो चार्जमैन है जेडब्ल्यूएम से आपसे कम्युनिकेट करके जो ग्रीवियंस है वो खत्म करते हैं। यदि ग्रीवियंस थोड़ा बड़ा होता है तो भाई चार्जमैन जेडब्ल्यू में हैंडल नहीं होता है, तो वो कहाँ पर पहुंच जाता है? डिपार्टमेंट हेड में चला जाता है। ठीक है, जो आपका डीओ बोले या एडमिन लेवल में वहां पहुंच जाता है। यहाँ पर भी आपके फिर वर्क्स कमेटी के जो मेंबर होते हैं, जेसीएम मेंबर होते हैं मान लीजिए, ये बड़े जो पद अधिकारी होते हैं उनके पास जाए, तो फिर उनके बीच में ये संवाद चलता है कि भाई ये डिस्प्यूट को, एम्प्लॉय के बीच जो डिस्प्यूट है उसकी समस्या को खत्म किया जाए। ठीक है, इसके बाद भी नहीं होता है, यदि ये सेक्शन लेवल पर यहाँ तक नहीं हुआ, तो फिर एक ग्रीवियंस कमेटी रिफॉर्म होती है। जो हमने पढ़ा भी था कि हर महीने में एक ग्रीवियंस मीटिंग होती है। जो सेक्शनों के जो ग्रीवियंसेस होते कमेटी में जाते हैं, वहां पे वर्कर यूनियन जो होते हैं उनके प्रतिनिधि और मैनेजमेंट के प्रतिनिधि होते हैं, वो आपस में उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बावजूद भी यदि ग्रीवियंस कुछ रह जाते हैं जो इस लोकल ग्रीवियंस कमेटी में नहीं होते हैं, तो फिर आगे बढ़ते हैं एचआर मैनेजर और यूनियन, जो या आपका रिकॉग्नाइज यूनियन रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो भाई आप जो जेसीए में वर्क्स कमेटी मेंबर है, और देखिए ये, हाँ आप समझ सकते हो कि जनरल मैनेजर हो गया, मैनेजर लेवल हो गए, वो ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो ये आपका फैक्ट्री लेवल तक है, ये फैक्ट्री लेवल है। अब फैक्ट्री लेवल में भी जो चीज सॉल्व नहीं होती है उसके लिए आर्बिट्रेशन गठित कर दी जाती है। ये जो आपका जो मंत्रालय के द्वारा जो है आर्बिट्रेशन हमने पढ़ा था, तो आर्बिट्रेशन मतलब होता है थर्ड पर्सन उसको सॉल्व करता है। फैक्ट्री का यूनियन का प्रतिनिधि और ये जो मैनेजर है, वह डिसीजन मेकिंग ना होके एक थर्ड पर्सन को बैठा दिया जाता है। ठीक है, तो थर्ड पर्सन आर्बिट्रेशन में हम बोल सकते हैं जज भी हो सकता है, या फिर दूसरी फैक्ट्री का कोई हो सकता है, रिटायर्ड हो सकता है, उसको आर्बिट्रेशन में रख सकते हैं। तो पांचवें लेवल में कोशिश करते हैं कि ये ग्रीवेंसेस को खत्म किया जाए। तो अब ये है कि यहाँ पर ट्रेड यूनियन की भूमिका क्या है, ये वाला पूरा लेवल जो है ट्रेड यूनियन में लाता है। तो यहाँ पर पहुंचने के लिए तो ट्रेड यूनियन की जरूरत पड़ती है, रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है, तो उसी के बारे में पढ़ते हैं। कुल मिला के ट्रेड यूनियन का स्टेब्लिश करना, ग्रीवियंसेस को खत्म करना,
या वेलफेयर की बातें करना या समस्याओं को ऊपर तक ले जाना होता है। चलिए, ट्रेड यूनियन एक्ट में यदि हम पहला पेज देखें तो इसमें आपका एक्ट में कितनी सेक्शंस हैं, ठीक है, और कितने चैप्टर है उसको बताने का प्रयास किया है। यहाँ पे चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 इसी प्रकार जो है आगे भी रहेंगे। कुल मिला के 5 सेक्शन तक ही रहे, ठीक है। 5 सेक्शन आपको रहेंगे और एक सेक्शन में अलग अलग सेक्शन है। जैसे चैप्टर 1 में जो है 2 धाराएं हैं, सेक्शन 1 और 2। चैप्टर 2 में जो है आपको 3 से 14 सेक्शन लिए गए हैं और 3 में जो है 15 से 28 इसी प्रकार और है। अलग अलग चीजें हैं जैसे टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एक्ट अलॉन्ग विथ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन 1 और 2 में पढ़ेंगे। और 2 में रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन के बारे में 3 से 14 तक, सेक्शन 3 से 14 तक जो है वह ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के बारे में बस चर्चा करेंगे। आपको यदि ट्रेड यूनियन बनाना है फैक्ट्री में तो ट्रेड यूनियन कैसे बनती है, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ऑफिस मेंबर क्या होंगे, इसकी फीस क्या होगी, ठीक है, बायलॉज कैसे अमेंडमेंट होंगे, ट्रेड यूनियन का नाम कैसे देंगे, बीच में चेंज करना है तो वो कैसे होंगे। तो रजिस्ट्रेशन के बारे में पूरा 3 से 14 तक है। इसके बाद राइट्स और लाइबिलिटी ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के क्या कर्तव्य हैं, उनके क्या दायित्व हैं, उनको बताया गया 15 से 28 तक में। इसी के पास है एमलगेशन और डिसोल्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियन है, 2 या 2 से ज्यादा ट्रेड यूनियन का सम्मेलन बताया गया है। और किसी ट्रेड यूनियन को यदि खत्म करना है तो वो किस प्रकार से खत्म कर सकते हैं, ट्रेड यूनियन का खत्म होना भी विघटन भी बताएगा 15 से 28। इसके बाद जो चौथे में है पावर टू मेक रेगुलेशन और इट्स पब्लिकेशन, नियम और उसके प्रकाशन के बारे में 29 और 30 बताता है। और कंसिक्वेंट ऑफ फेल्यूर टू सबमिट रिटर्न, यदि रिटर्न समय पर फॉल नहीं किया है तो उसके क्या साइड इफेक्ट हैं उसके बारे में बताएगा। और लास्ट में इसी में हम पेनाल्टी के बारे में भी देखेंगे, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ट्रेड यूनियन। और मतलब 31 से 33 में सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये जो है आपका ट्रेड यूनियन का संक्षिप्त है कि भाई इसमें क्या क्या चीज है। अब जो काम की चीज है हम उसमें पढ़ेंगे, हो सकता है 1-2 धाराएं बीच में छूटेंगी, जनरली जो काम की नहीं है। सेक्शन 1 में देखें तो सेक्शन 1 हमेशा शॉर्ट टाइटल होता है, आपको मालूम है, जितने भी नियम पढ़ेंगे शॉर्ट टाइटल। सेकंड में हमेशा डेफिनेशन आता है, आपको मालूम है। थर्ड में हमेशा जनरल आता है, किसी में जनरल नहीं होता तो वहां से स्टार्टिंग होती है। तो सेक्शन 1 जो है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट के बारे में है। तो शॉर्ट टाइटल यदि बोले तो इस एक्ट को किस एक्ट से किस नाम से जाना जाएगा, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, मतलब इसका नाम हो गया ये टाइटल, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। एक्सटेंड टू होल इंडिया पर इसका है। कमेंसमेंट मतलब कब से लागू हुआ, तो वो आगे वाली स्लाइड में अपन देखते हैं। The act is provide the registration of trade union in certain respect to define the law related registered trade union। ठीक है, इस मतलब एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या हैगा कि ट्रेड यूनियन को रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करना है, ट्रेड यूनियन जो है उसको रजिस्टर्ड करना, और जो इसके ट्रेड यूनियन से संबंधित नियम है, ठीक है, उसके तहत उसको रजिस्टर्ड करवाना। The law related to the registration and protected the trade unions in continued trade union act, जो ट्रेड यूनियन है को एक्ट है, ठीक है, उसका एक्चुअली ट्रेड यूनियन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, उनके जो भी रजिस्ट्रेशन से संबंधित लॉ है उसके माध्यम से। इसे सर्वप्रथम जो मतलब लागू किया गया था वह 1 जून 1927। देखिए हर कानून में 1 साल बढ़ा के लागू किया गया, आपको मालूम है 1926 है, परंतु यह जब लागू हुआ है, इफेक्ट में आया तो 1 जून 1927 में आया है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है, ट्रेड यूनियन एक्ट जो है 1926 कब लागू किया गया, तो 1 जून 1927। डेफिनेशन में देखें, डेफिनेशन में बहुत सारी है, 3 डेफिनेशन ही हमने लिया है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब जो है स्टेट यूनियन का एप्रोप्रिएट कौन होगा, ठीक है, मुख्य। तो इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही होती हैं। तो फॉर द यूनियन हुज ऑब्जेक्ट आर नॉट confined to one state, the appropriate government will be the central government। तो जहां पर यदि मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो है उन्होंने ट्रेड यूनियन एक्ट को समाहित नहीं किया है या परिभाषित नहीं किया है, वहां के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट है।
और यदि स्टेट गवर्नमेंट ने ट्रेड यूनियन एक्ट को वरीयता दिया है या उसे संबंधित समाहित किया है तो वहाँ स्टेट गवर्नमेंट में भी रहेगा। तो कुल मिला के अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट दिया जाए कि ट्रेड यूनियन में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होता है, तो दोनों ही आपका रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब जो है कि कानून में चेंजेस कौन ला सकता है। यदि ट्रेड यूनियन एक्ट में बोल रहे हैं कि कोई भी प्रावधान है, जैसे इंस्पेक्टर की नियुक्ति हो गया, ठीक है, या फिर रजिस्ट्रार की नियुक्ति हो गया, तो वो कौन करेगा, तो वो राज्य सरकार करेगी। और जहां राज्य सरकार का दखल अंदाजी नहीं होता ट्रेड यूनियन एक्ट में, तो वहां सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ट्रेड डिस्प्यूट की डेफिनेशन क्या है? इट मीन्स एनी डिस्प्यूट, कोई भी विवाद हो सकता है किसके बीच? बिटवीन एम्प्लॉयर्स और वर्कमैन। तो एम्प्लॉयर्स और वर्कमैन के बीच हो सकता है, या फिर बिटवीन वर्कमैन और वर्कमैन, दो वर्कमैन भी आपस में लड़ सकते हैं, उनके बीच भी विवाद हो सकता है, या एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स, दो एम्प्लॉयर्स हैं, ठीक है, उनके बीच में। जैसे हमने बताया था कि भाई जैसे कानपुर की फैक्ट्री है और जीसीएफ की फैक्ट्री है, वो कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो पहले तो हो सकता है कि कुछ पैसे के लेन देन के कारण या फिर किसी भी कारण से उनके बीच विवाद बन सकता है, तो वो आर्बिट्रेशन में जा सकता है। तो ट्रेड यूनियन जो एक्ट है उसमें डिस्प्यूट को भी वो हैंडल करता है, विच इज कनेक्टेड विद द एम्प्लॉयमेंट। और यह जो है वह एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार से संबंधित होना चाहिए। और नॉन एम्प्लॉयमेंट, अब नॉन एम्प्लॉयमेंट भी दे दिया है कि संबंधित ना नहीं भी हो सकता है, ठीक है। द कंडीशन ऑफ लेबर और एनी पर्सन, ठीक है, वह किसी का मतलब लेबर से हो सकता है या किसी व्यक्ति से। एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी जैसे कोई रास्ते से गुजर रहा है और एक्सीडेंट हो जाता है और उसके प्रीमाइसेस में है, तो उसका जो भी भुगतान होगा उसके इलाज की जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की रहती है। तो यहाँ पर क्या बन गया कि भाई यदि ट्रेड यूनियन उसको कुछ मुआवजा दिलाना चाहती है, एक आम राहगीर है जो आपके फैक्ट्री से गुजर रहा है और उसका एक्सीडेंट हो गया, तो वह एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि उसका पूरा कवर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेड यूनियन उसके लिए लड़ सकती है। तो यही बताया कि भाई कोई पर्सन भी हो सकता है जो बाहर से है, तो उसके भी डिस्प्यूट को जो है वह हैंडल करने का काम जो है ट्रेड यूनियन कर सकता है। वर्कमैन का मतलब क्या होता है? मीन्स ऑल पर्सन एम्प्लॉयड इन ट्रेड और इंडस्ट्रीज। तो किसी भी व्यवसाय या उद्योग में काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वर्कमैन कहलाएगा, ठीक है, वेदर और नॉट इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एम्प्लॉय विथ हुम ट्रेड डिस्प्यूट अराइज, ठीक है। तो कुल मिला के जो भी ट्रेड डिस्प्यूट हो जाएगा एम्प्लॉयर या एम्प्लॉयमेंट के कारण, मतलब जहां पर वो काम कर रहा है उसके कारण भी हो सकता है, उसके न उसके अतिरिक्त भी हो सकता है, तो वह भी मतलब वर्कमैन ही कहलाएगा यदि उसमें ट्रेड में काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ व्यापार और उद्योग में नियोजित सभी व्यक्तियों का अर्थ है कि नियोक्ता और रोजगार में या नहीं जिसके व्यापार विवाद उत्पन्न हो। कुल में कहा के व्यापार से संबंधित विवाद है तो उसके लिए। ट्रेड यूनियन का अर्थ बताया कि ट्रेड यूनियन क्या है, ठीक है, डेफिनेशन में इट मीन्स कॉम्बिनेशन वेयर टेम्पोररी और परमानेंट फॉर्म प्रीमिलरी फॉर द पर्पस ऑफ, मतलब बोला कि अस्थायी या स्थायी रूप से कॉम्बिनेशन है, एक फॉर्म है जहां पर क्या है आपका रेगुलेटिंग द रिलेशंस, जो भी आपके जो नियम बनाए गए हैं, ठीक है, उस नियमों को पालन करते हुए आपको रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच या दो एम्प्लॉय के बीच हो सकता है। फॉर इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्ट कंडीशंस ऑन द कंडक्ट ऑफ एनी ट्रेड और बिजनेस, और जो भी ट्रेड या बिजनेस है, ठीक है, उसको चलाने के लिए जो भी कंडीशन दिया गया है या जो एक्ट में प्रोविजन है उसके हिसाब से काम करना। कैन बी बिटवीन वर्कमैन एम्प्लॉयर, बिटवीन ये वर्कमैन, और मतलब यही बोला है कि जो एम्प्लॉय है एम्प्लॉयर और वर्कमैन या वर्कमैन और वर्कमैन के बीच जो है रिलेशन एस्टेब्लिश करना। तो ट्रेड यूनियन का मतलब वह है कि जो आपका उद्योगों को आगे बढ़ाए, ठीक है, वर्कमैनों के रिलेशन को अच्छा बनाए, वर्कमैन और वर्कमैन या वर्कमैन एम्प्लॉयर के बीच यही। इट कैन इंक्लूड एनी फेडरेशन ऑफ टू और मोर ट्रेड यूनियन। तो यहाँ पर कोई फेडरेशन हो सकती है, वह भी ट्रेड यूनियन का भाग हो सकती है, क्योंकि कई ट्रेड यूनियन मिलकर फेडरेशन बनाती है। दो या दो से ज्यादा ट्रेड यूनियन जब फॉर्म होती है तो वो उसको फेडरेशन बोला जाता है, ठीक है। दो या दो से ज्यादा यूनियन संगठित होकर एक फेडरेशन का रूप धारण कर सकती है। तो फेडरेशन भी कहीं ना कहीं जो होती है
वह ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत ही हो सकता है। इसलिए बोला है कि भाई कोई फेडरेशन में यदि 2 या 2 से ज्यादा ट्रेड यूनियन है तो वह भी इंक्लूड है इसमें, मतलब उनको भेजता। अब इसके बाद देखते हैं आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो सेक्शन 3 से चालू होता है अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार। सबसे पहले तो रजिस्ट्रार के अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रार करता है। कहीं पर भी आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन का काम रजिस्ट्रार करेगा, तो इसको अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट अ पर्सन टू बी द रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन फॉर ईच स्टेट। तो प्रत्येक राज्य में, ठीक है, प्रत्येक राज्य में एक रजिस्ट्रार नियुक्त किया जाता है, जो राज्य सरकार नियुक्त करती है, जो ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन करेगी। अब ये जो रजिस्ट्रार होते हैंगे, एक तो आपका मेन राज्य में राजधानी में बैठेगा भोपाल में, बाकी जो सब रजिस्ट्रार होते हैंगे वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बैठते हैं, ठीक है। तो ट्रेड यूनियन का जैसे रजिस्ट्रेशन आपको करना है तो आप लोकल जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर भी संपर्क कर सकते हैं, या राजधानी जो होती है जनरली वहां पर रहते हैं। जैसे मध्य प्रदेश के यहाँ भी भोपाल में रजिस्ट्रार ऑफिस है जहाँ पर ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो इट में आल्सो अपॉइंट एडिशनल और डिप्टी रजिस्ट्रार टू ट्रेड यूनियन। तो ये जैसे बताया गया है कि इसके अतिरिक्त जो है, जो एक मेन रजिस्ट्रार होगा उसके अतिरिक्त एडिशनल और डिप्टी रजिस्ट्रार होंगे। तो जनरली आपके एडिशनल डिप्टी रजिस्ट्रार जो होंगे डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो हर जिले में जनरली रहते हैं, जो लोकल जो उद्योग रहते हैं उनका रजिस्ट्रेशन करने का काम जो ट्रेड यूनियन है, मतलब उस उद्योगों में जो ट्रेड यूनियन है उनको रजिस्ट्रेशन काम करती है। मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन कैसे है, रजिस्ट्रेशन के लिए मोड क्या है, ठीक है। तो आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपके लिए कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए। मतलब यदि आज आप ट्रेड यूनियन बनाना चाहते हो फैक्ट्री में, तो आप 7 मेंबर कोई भी हो जाइए, 7 या 7 से ज्यादा, एक आवेदन बनाइए, एक बायलॉज लीजिए अपना यूनियन का और एक नाम लीजिए, और 7 ऑफिस बेरर के नाम करके आप आवेदन भर दीजिए, आपकी ट्रेड यूनियन बन जाएगी। बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है। एनी 7 और मोर मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन में अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन अंडर दिस एक्ट। मतलब इस एक्ट में प्रावधान ही है कि 7 या 7 से अधिक। तो ये क्वेश्चन आता है कितने मेंबर मिलके ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि 7 या 7 से ज्यादा मेंबर जो होते हैं, ये कर्मचारी हैं जिनकी आयु 15 साल से ज्यादा हो, वह मिल के क्या कर सकते हैं कि ट्रेड यूनियन के लिए एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं। वाई सब्सक्राइबिंग देयर नेम्स ऑफ द रूल्स ऑफ द ट्रेड यूनियन। मतलब क्या है, जो 7 लोग हैं उनके नाम आपको लिखने पड़ेंगे, और ट्रेड यूनियन के जो रूल्स हैं, जो बायलॉज बोलते हैं, सामान्य भाषा में हम बायलॉज बोलते हैं। एक ट्रेड यूनियन का अपना एक बायलॉज होता है, नियम है, और एक जो होता है कि भाई आप कर्मचारियों के हित के लिए क्या क्या काम करेंगे, मतलब आपकी जो ट्रेड यूनियन है वह क्या क्या काम करेंगे, उनके लोकल रूल्स होते हैं। लोकल रूल्स को बायलॉज बोलते हैं। तो एक बायलॉज की कॉपी लेना है, 7 लोगों के नाम लेना है और एक आवेदन लेना है। इतना करके आप रजिस्ट्रार ऑफिस में पहुंच जाना है, वो सारी जो फॉर्मेलिटी है वो करा के रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। परंतु ये सारी चीज कंपलसरी है। तो ये है रूल 4 के अंतर्गत मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात होती है। मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन में एन एप्लीकेंट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन शैल नॉट बिकम इनवैलिड merely the reason that is any time after the date of application but before the registration of the trade union, sum of the application not exceeding half of the total number of the persons who made the application। इसका मतलब यदि आपने जैसे ट्रेड यूनियन के लिए अप्लाई किया, पहले 7 लोग थे, ठीक है, ट्रेड यूनियन के लिए किया, परंतु बाद में यदि वो कम भी हो गए मगर आधे से अधिक रहते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। जैसे कभी कभी होता है ना, चलो ट्रेड यूनियन बनाते हैं अपन, 7 लोग अपन ने कर दिया, आवेदन कर दिया, आखिरी में पता चला जब उनको हाजिर होने के लिए बोला जाता है, 7 लोगों का आवेदन उनके रजिस्ट्रार के सामने साइन करने होते हैं, परंतु पता चला वो नहीं है, 3 गायब हो गए, 4 बच्चे, 4 में ही रजिस्ट्रेशन होगा क्योंकि आपने एप्लीकेशन दायर कर दिया था। तो एप्लीकेशन दायर करने के बाद जो होती है फिजिकल समीक्षा होती है। फिजिकल समीक्षा में यदि आधे से ज्यादा लोग हैं तो ट्रेड यूनियन को आपको रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाता है। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन रूल नंबर 5 या सेक्शन 5 में दिया है कि एप्लीकेशन में क्या क्या चीज होगा।
आप यदि रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं अपनी यूनियन का, तो उसके लिए एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन शैल बी मेड फॉर रजिस्ट्रार के पास ही आपको एप्लीकेशन दायर करना है। एंड शैल बी कंपनीज, और उसमें क्या क्या चीज कंप्लाई करना है या क्या क्या चीज होगी। कॉपी ऑफ द रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियन, जो हमने बोला एक बायलॉज की कॉपी, हर यूनियन की एक बायलॉज की कॉपी होती है। यदि आप किसी ट्रेड यूनियन से बिलोंग कर रहे हैं तो आप उनके जो महामंत्री या अध्यक्ष होते हैं उनसे आप पूछ सकते हो, उनके पास रहती है। और जो इसमें काम कर रहे हैं वो है साहू जी, इसमें जुड़े हैं क्या? साहू जी थोड़ा बताएं इसमें। अनिल साहू, हाँ भैया। हम बताओ इसमें क्या बायलॉज है? आप जैसे ट्रेड यूनियन का आप काम करते रजिस्ट्रेशन, तो उसमें बायलॉज हाँ रखे हुए ये बैलाज, और हर साल नवीनीकरण के टाइम वहाँ सबमिट करना पड़ता है भोपाल में। कहाँ पर? भोपाल में? हाँ पुराना भोपाल सचिवालय में है ना। मतलब रजिस्ट्रार बैठता है? हाँ वहाँ रजिस्ट्रार को ऑडिट रिपोर्ट और हाँ, बैलाज की कॉपी और नवनिर्वाचित सब सदस्य संख्या ये सब करना पड़ता है। मतलब ये जितने भी आपके ऑफिस बेरर उनके लिस्ट सब आप ले जाते हैं? हाँ और जबलपुर में भी है रजिस्ट्रार का कोई मतलब? वो कभी कभी मतलब बुलाते हैं, यहाँ सिविक सेंटर में है बताते हैं, अभी तक तो कॉल नहीं किए हैं। हाँ, सिविक सेंटर में भी है लेबर का, जो हमने बताया ना, एडिशनल रजिस्ट्रार जो बैठते हैं, कुछ यहाँ पे भी होते हैं जो मतलब लोकल इंडस्ट्रीज के ट्रेड यूनियन का काम करते हैं। ठीक है, धन्यवाद भाई साहब। तो ये हाँ अनिल साहू थे, ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए हैं, और ट्रेड यूनियन के जो ऑडिट और रजिस्ट्रेशन संबंधित जो काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं ट्रेड यूनियन में। तो अच्छी बात है कि ट्रेड यूनियन, जब हम एक्ट पढ़ते हैं तो हमको सारा मालूम होना चाहिए कि ट्रेड यूनियन में कार्यवाही क्या है, क्योंकि लिखा पढ़ी वाला काम जो होता है सबसे कठिन होता है। ऑडिट, यदि ऑडिट ये समय पे नहीं कर पाएंगे तो इनका रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं होगा, वो यूनियन क्या होगी वहां खत्म हो जाएगी। तो बहुत ध्यान देना पड़ता है कि हर साल जो मिनट्स होते हैं, जो आपकी बैठकें होती हैं, मिनट्स को रिकॉर्ड करते हैं, मिनट्स की कॉपी लगाना पड़ता है। कितने मेंबर सदस्यता हो गए हैं, उनकी शुल्क क्या आप ले रहे हैं, बायलॉज यदि समय समय में आपने अमेंडमेंट किया है तो उसकी कॉपी देनी पड़ती है। तो ये सारा चीज है। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि अपने जब रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे तो एप्लीकेशन में क्या चीज होगा। तो हमने बोला एक कॉपी ऑफ द बायलॉज की कॉपी आपको रखना है, ये फॉर्म करना पड़ता है। इसमें 13-14 पेज का बना सकते हैं, बहुत इजी रहता है। आपका फॉर्म किस प्रकार से करना है, स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग पर्टिकुलर नेमली, द नेम होगा। ठीक है, जो भी आपका सदस्य होंगे उनके नेम, ऑक्यूपेशंस, उनके एड्रेस होंगे, व्यवसाय नौकरी कर रहे हैं, एड्रेस ऑफ द मेंबर मेकिंग द एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन कर रहा है, ठीक है, उसका नेम। नेम ऑफ द ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन का एक नाम होता है, जैसे कर्मचारी यूनियन बनाया आपने, श्रमिक संघ बनाया है, मजदूर यूनियन बनाया है। ठीक है, तो उसका एक नाम और सिंबल, आप चाहें एक सिंबल भी दे सकते हैं। यदि सिंबल नहीं है तो उसके लिए टाइम मिलता है, आप सिंबल बाद में भी कर सकते हैं। परंतु एप्लीकेशन के समय आपका ट्रेड यूनियन का नाम देना, और उसका ऑफिस है, हेड ऑफिस आपने कहाँ रखा है, हेड ऑफिस का नाम देना पड़ता है। So where a trade union has been existence for more than 1 year before the making an application for registration, it need to submit a statement of the assets or liability. यदि आपके ट्रेड यूनियन पहले से, परंतु आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, जनरली क्या ट्रेड यूनियन बना ली जाती है, नाम चल रहा है परंतु लीगली आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हुआ है। तो यदि आप पहले से ट्रेड यूनियन में हैं और रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो आप वहां पे असेट्स होंगी। ठीक है, जो भी आपकी लाइबिलिटी है, असेट्स हैं, उसको भी मेंशंस करना है आवेदन में कि भाई हमारा क्या है, 1 साल पहले हमने ट्रेड यूनियन लोकल गठित किया था, उसमें इतने सदस्य थे, ऑफिस ये है, हमारे पास इतने कंप्यूटर हैं, इतने टेबल हैं, और लाइबिलिटी हमारे पास इतना पैसा जमा हुआ है। तो ये सारी चीजें मतलब एक रिपोर्ट में फॉर्म में देना है। आजकल ये फॉर्म मिलता है ट्रेड यूनियन में, सारी चीज रहती है, हमको फिल बस करना पड़ता है। तो सेक्शन 5 में रजिस्ट्रेशन के बारे में है, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 6 में प्रोविजन टू बी कंटेन्ड इन द रूल ऑफ ट्रेड यूनियन जो है, अब इसमें ये बोला गया है ट्रेड यूनियन 6 में कि प्रोविजन है कि भाई जो ट्रेड यूनियन के रूल्स होंगे वो आपको रखेंगे। तो जनरली हमने बोला कि आपका जो ट्रेड यूनियन बनाएंगे तो आपने बायलॉज तैयार करने हैं, आप क्या नियम कानून फ्रेम करें, आप किसकी सेवा करना चाहते हैं, तो सारे चीजें आपको मेंशन करना है।
तो ट्रेड यूनियन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट। कोई भी ट्रेड यूनियन को रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा या एंटाइटल नहीं होगा जब तक कि वह एग्जीक्यूट कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो इस एक्ट में जो भी बताया गया है उस नियमों को फॉलो करना। जैसे हमने बोला कि भाई बायलॉज की कॉपी होना चाहिए, ट्रेड यूनियन का नाम होना चाहिए, ऑफिस बेरर की लिस्ट होना चाहिए, ठीक है, असेस की लिस्ट होना चाहिए। ये सारे चीज यदि नहीं है तो वो मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो वही बोला है कि प्रोविजन टू बी कंटेन इन द रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियन के नियमों का प्रावधान होना चाहिए। जो भी आप ट्रेड यूनियन रजिस्टर करवाने जाएंगे तो सारी चीज होना चाहिए। नेम ऑफ द ट्रेड यूनियन होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर विच द ट्रेड यूनियन हैज बीन एस्टेब्लिश। आप ट्रेड यूनियन जो है रजिस्टर करवाना चाहते, एस्टेब्लिश करना चाहते, उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, तो उद्देश्य को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ये टाइटल रहते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेड यूनियन। द पर्पस फॉर विच द जनरल फंड टू द ट्रेड यूनियन शैल बी एप्लीकेबल। आपको ये भी बताना पड़ेगा, एक जनरल फंड रहेगा इसमें, एक पॉलिटिकल फंड और एक जनरल फंड। पॉलिटिकल अवॉइडेबल रहता है और जनरल फंड कंपलसरी रहता है। तो एक अकाउंट रहेगा बैंक में, आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा, जनरल फंड रहना पड़ेगा, और फंड क्या उद्देश्य बताना पड़ेगा कि वो जो फंड आप एकत्र करेंगे उसका उद्देश्य क्या है, उस फंड को आप कहाँ कहाँ खर्च करेंगे। तो ये जो है वो सारे चीज जो है वो किसके हिसाब से होना चाहिए, इस एक्ट के हिसाब से। तो इस एक्ट में बहुत सारी चीजें लिखी हैं कि भाई जनरल फंड कौन सा होगा, पॉलिटिकल फंड कौन सा होगा, ये सारी चीज इसमें है। पावर टू कॉल फॉर फर्दर पार्टिकुलर्स और टू बी रिक्वायर अल्टरनेशन ऑफ नेम। तो यदि एक बार आवेदन आपने दे दिया है तो आपको बाद में भी बुलाया जाता है। बुलाया क्यों जाता है? 5 और 6 के हिसाब से आप आवेदन किए, यदि आप चाहें तो ट्रेड यूनियन का नाम चेंज करवाना चाहें तो चेंज करा सकते हैं। यदि आपको एड्रेस चेंज करना है तो एड्रेस चेंज कर सकते हैं। साथ में यदि कोई आपकी लिस्ट है अमेंडमेंट चाहते तो अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो ये पावर है, रजिस्ट्रार के पास पावर होती है। तो वह चाहता है, यदि ये देखता है कि आवेदन आपने दिया है वो स्वीकार योग्य है या नहीं है, उसमें कुछ कमी है, तो वो सब चीज को मतलब दुरुस्त करता है और रिव्यू करता है। तो रजिस्ट्रार कैन कॉल द फर्दर इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्पस ऑफ चेकिंग ऑफ द कंप्लायंस ऑफ द एप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट ऑफ टू सेक्शन 5 और 6। तो 5 और 6 के हिसाब से जो आपने आवेदन किया है उसके हिसाब से आपको बुला सकता है। और क्या कर सकता है, ही में रिफ्यूज और रजिस्टर द ट्रेड यूनियन सच इंफॉर्मेशन सप्लाई। तो जो इंफॉर्मेशन आपने सप्लाई किया है यदि सही है तो ट्रेड यूनियन को आपको रजिस्टर कर सकता है या रिफ्यूज भी कर सकता है। ही में रिफ्यूज टू रजिस्टर, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन जो सप्लाई किया है, यदि उनको लगता है इन्फॉर्मेशन गलत है या कुछ काम है तो रजिस्ट्रेशन नहीं देगा, और नहीं तो आपको बुला के बोलेगा कि भाई ये कमी है आप लाइए। इफ द नेम अंडर विच ट्रेड यूनियन इज प्रपोज टू बी रजिस्टर्ड इज आइडेंटिकल। अब जो आपने ट्रेड यूनियन का नाम दिया है वह आइडेंटिकल होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। जैसे हमने लिखा कि भाई श्रमिक संघ मिले हाथ, जीसीएफ का एक संगठन है, वही व्हीकल में भी उन्होंने लिख दिया श्रमिक संघ मिले हाथ, तो वह आइडेंटिकल नहीं होगा, उसको रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। तो ऑलरेडी क्या रजिस्ट्रार के पास सारे ट्रेड यूनियन का नेम रहता है। तो जहां भी आपका मैच करेगा कि भाई 2 ट्रेड यूनियन का नाम एक सा हो गया है तो वह बुलाएगा कि भाई जो आपका नाम है आपने दिया है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेड यूनियन का नाम है, इसलिए आप क्या है किसी दूसरा नाम सजेस्ट करिए। तो रजिस्ट्रार्स आर रिक्वायर्ड टू पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन और अल्टर द नेम ऑफ द ट्रेड यूनियन स्टेटेड इन द एप्लीकेशन। तो जो भी पहले आवेदन किया था और उसमें जो ट्रेड यूनियन का नाम दिया है वो चाहे तो उसको बोल सकता है कि भाई इसको चेंज कर दीजिए। तो ये पावर है आपका, सेक्शन 7 देता है रजिस्ट्रार को, वह किसी भी समय, ठीक है, अप्लीकेंट जो है जिसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है उसको बुला सकता है और उसमें सजेशन दे सकता है, चाहे वह रजिस्ट्रेशन स्वीकार कर सकता है या डिनाई भी कर सकता है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जो है रूल नंबर 8 रजिस्ट्रेशन की है। तो सारी इंफॉर्मेशन आ गया, आवेदन दे दिया, रूल्स रेगुलेशन नेम सब दे दिया, ठीक है। एक बार उन्होंने रजिस्ट्रार ने मौका भी दे दिया कि भाई कुछ गलतियां हैं तो बता देता है ये गलतियां हैं। अब सारा चीज ओके हो गया, इसके बाद क्या होना, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होना है। So the registrar on being satisfied that the union has complied with all the requirement of this act in regard to registration shall register the। तो रजिस्ट्रार जब देखता है कि सारी इंफॉर्मेशन जो उन्होंने सप्लाई की है
सारे एक्ट के हिसाब से कंप्लाई हो रही हैं और सारी चीज सही है, तो क्या करता है वह रजिस्टर्ड कर देता है, ट्रेड यूनियन को रजिस्टर से कर देता है। नोट में दिस सेक्शन इज मैंडेटरी, द रजिस्ट्रार कैन नॉट रिफ्यूज टू रजिस्टर अ ट्रेड यूनियन इफ द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन कंप्लाई विद द टेक्निकल रिक्वायरमेंट और लेट डाउन। तो यदि एक्ट के हिसाब से, ठीक है, जैसे रूल नंबर 7 तक है, यदि रूल नंबर 7 फॉलो हो गया है, मतलब नेम जो है हमारे सारी चीज कंप्लाइंस कर दी है, तो उसके बाद रजिस्ट्रार जो है रजिस्ट्रेशन से इनकार नहीं कर सकता। दैट मीन्स यदि वह 7 तक की प्रक्रिया कर लिया है, जैसे ये हमने बोला था 5th में एप्लीकेशन करना दायर, एप्लीकेशन के बाद क्या है कि प्रोविजन जो है ट्रेड यूनियन में जो नियम है उसके हिसाब से सारी चीज मेंशन है या नहीं ये चेक करना है। 7वें में ये है कि रजिस्ट्रार ने बुला लिया कि भाई यदि तुम्हारा नाम पहले से ही है, ट्रेड यूनियन नाम पहले से, उसको चेंज करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। और यदि कोई इन्फॉर्मेशन उसको मंगाना है मंगा लिया, या पहले ही बता देगा, रिफ्यूज भी कर सकता है, तो ये कर दिया। यदि ये 7 को पार कर गया है, मतलब सब चीज ओके है, तो रूल नंबर यदि 8 में आ गया है तो रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि 7 तक में सारी प्रक्रिया हो गई है। तो ये है, तो वही चीज नोट करके बोल दिया कि भाई यह सेक्शन कंपलसरी है, मैंडेटरी है, द रजिस्ट्रार कैन नॉट रिफ्यूज द रजिस्टर्ड द ट्रेड यूनियन इफ एप्लीकेशन इज जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लायंस विद द टेक्निकल, मतलब जो भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट थी इस एक्ट की, यदि सारे को फॉलो करता है तो फिर रिफ्यूज नहीं करेगा, नहीं तो 7 के अंतर्गत ही रिफ्यूज कर देता है। अब सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद क्या होगा, ट्रेड यूनियन जो होगी उसको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देगा। सर्टिफिकेट में लिखा रहेगा कि भाई ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंतर्गत आपका यूनियन का नाम रहेगा, मध्य प्रदेश के अंतर्गत यह रजिस्टर्ड की जाती है, ठीक है। तो रजिस्टर किया जाएगा, एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा और रजिस्ट्रार के साइन होंगे। तो रजिस्ट्रार रजिस्टरिंग द यूनियन trade union under section 8 shall issue the certificate of registration which shall be concludes this trade union has been duly registered under this act। तो इस एक्ट के तहत रजिस्टर हो जाएगा तो एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो केवल 7 या 7 से ज्यादा लोग मिलके एक ट्रेड यूनियन इजिली से रिफॉर्म कर लिए और वह अब रिकॉग्निशन अलग चीज है, रिकॉग्निशन के लिए फेडरेशन से करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन हो। 10 में है सेक्शन 10 कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब एक मौका और है रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का। तो आ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन में भी विड्रॉल और कैंसिल बाय रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार के द्वारा कैंसिल व विड्रॉल भी किया जा सकता है। चाहे तो ट्रेड यूनियन आवेदन कर सकते हैं कि मेरी ट्रेड यूनियन को कैंसिल किया जाए, ठीक है। कभी कभी विवाद होता है, किसी विवाद के कारण ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देती है और रजिस्ट्रेशन को कुछ दिन बाद लगता है कि इसको हम मर्ज कर लें किसी दूसरी यूनियन के साथ, तो वह अपने कर सकती है। और रजिस्ट्रार भी चाहती है, जैसे हमने बोला है कि यदि आप कंप्लाई नहीं करते हो, ईयरली क्या होता है सारी चीजें देना पड़ती है, न्यू मेंबरशिप की लिस्ट, ऑफिस बेरर की लिस्ट, ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, रिटर्न रिपोर्ट, आपने आय भरा है नहीं भरा, ये सारी चीज रिक्वायर, यदि कंप्लाई नहीं करते हो तो रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल कर सकते हैं रूल नंबर 10 के हिसाब से। On the application of trade union, if the registrar testifies that the certificate has been obtained by the fraud, और एक देखिए ये भी पॉइंट वाला है, यदि उनको पता चल जाए कि आपने रजिस्ट्रेशन जो है वह फ्रॉड या मिस्टेक गलत तरीके से ऑन किया है, तो भी वह कैंसिलेशन कर सकती है, ठीक है। तो ये जो है आपको पावर देता है रजिस्ट्रार को। सेक्शन 11 में अपील, यदि आप रजिस्ट्रार ने ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करने से इनकार कर दिया है या कैंसिल कर दिया है, तो आपको एक मौका मिलता है, आप अपील कर सकते हैं। कभी कभी हो जाता है कि वायलॉज हमने सबमिट नहीं किए या वायलॉज में कुछ चीज त्रुटि है, ठीक है, या आपने ऑफिस एड्रेस बताया फिर ऑफिस एड्रेस चेंज हो, जब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन में एड्रेस नहीं मिला तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के बाद जो ट्रेड यूनियन के पास एक अपील वाला अधिकार रह जाता है सेक्शन 11 के अंतर्गत, वो अपील कर सकते हैं। तो अपील जो है चाहे तो आप उनके द्वारा जो अपीलेट अथॉरिटी हो उसके पास जा सकते हैं या कोर्ट के पास भी जा सकते हैं। तो एनी पर्सन एग्रीड बाय एनी रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रार टू रजिस्टर द ट्रेड यूनियन, यदि ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करने से कोई रजिस्ट्रार जो है एग्रीव नहीं करता है, मना करता है या विड्रॉल करता है, कैंसिलेशन करता है हमारे सर्टिफिकेट को, तो द अपीलेट कोर्ट में डिसमिस द अपील।
तो ये कहाँ जाएंगे फिर, प्रिस्क्राइब्ड कोड जो अपील के लिए रजिस्ट्रार द्वारा बताया जाएगा कहाँ कहाँ अपील कर सकते हैं, तो वहां पे जाएगा। तो एपलेट कोड क्या कर सकता है, चाहे तो भाई अपील को स्वीकार कर ले या डिसमिस भी कर सकता है, डिसमिस द अपील, पास एन ऑर्डर डायरेक्टिव द रजिस्ट्रार टू रजिस्ट्रार यूनियन ट्रेड इशू द सर्टिफिकेट, या तो वह रजिस्ट्रार को निर्देशित कर सकता है कि ट्रेड यूनियन को जो है वह सर्टिफिकेट जारी किया जाए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाए, असाइड द ऑर्डर विड्रॉल कैंसिल ऑफ द सर्टिफिकेट एट द केस में। तो मतलब किसी प्रकार से जो भी जानकारी दी जाती है, यदि जिनको जानकारी सेटिस्फाई है तो कैंसिलेशन भी कर सकते हैं, इशू भी दे सकते हैं, सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, सारी व्यवस्था है अपील के बाद। रजिस्टर्ड ऑफिस, हर ट्रेड यूनियन को एक रजिस्टर्ड ऑफिस रखना पड़ेगा। तो रजिस्टर्ड ऑफिस जनरली ये बोला जाता है कि जो महामंत्री जो रहते हैं, ठीक है, या सेक्रेटरी होता है, जहां वह रह रहा है, चाहे तो वहां का एड्रेस भी नोट कर सकता है, या उन्होंने ऑफिस बनाया हो तो ऑफिस का एड्रेस रख सकते हैं। तो जनरली जितने भी ट्रेड यूनियन के जो हैं, ट्रेड यूनियन वाले क्या होते हैं, अपना जहां पर रहते हैं बाहरी पत्राचार का ही पता देते हैं, और ऑफिस, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर जो ऑफिस होता है वो रजिस्टर ऑफिस से जनरली नहीं माना जाता है। तो रजिस्टर ऑफिस जो है, जो महामंत्री होते हैं या अध्यक्ष होते हैं, उनके जो घर के पता होते हैं, परमानेंट एड्रेस, उसको दे सकते हैं, या आप किराए से एक रूम ले सकते हैं, कहीं पर भी है बना सकते हैं, उसको नाम दे सकते हैं। तो एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना कंपलसरी होता है, जो सेक्शन 12 बोलता है। तो ऑल कम्युनिकेशन एंड नोटिस ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन मे बी एड्रेस्ड इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। तो जो रजिस्टर्ड ऑफिस आप देंगे कि भाई हमारे ऑफिस का है, तो जो भी रजिस्ट्रार ऑफिस से जो भी कम्युनिकेशन होगा, जो लेटर पत्राचार होगा, उसी एड्रेस में होगा। चाहे तो आप फैक्ट्री के अंदर यदि आपने ऑफिस बनाया हुआ है लोकल ऑफिस, तो वहां का भी पता दे सकते हैं, परंतु जनरली क्या है, बाहर का एड्रेस मांगते हैं। नोटिस ऑफ एनी चेंज इन द एड्रेस ऑफ द हेड ऑफिस शैल बी विद इन 14 डेज। यदि आप ऑफिस चेंज कर रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, पहले फैक्ट्री के अंदर था, फिर बाहर था, फिर कोई और, या आपका जनरल सेक्रेटरी या फिर महामंत्री चेंज होते हैं उनका, तो उनका एड्रेस है, तो फिर 14 दिन पहले, जब भी चेंज होता था 14 दिन पहले जो है रजिस्ट्रार ऑफिस को आवेदन भेज देना चाहिए कि हमारा एड्रेस जो है यहाँ पे था और अब यहाँ पर हो गया है। तो यदि ऐसा नहीं करते तो फिर ट्रेड यूनियन एक्ट के अधिनियम का उल्लंघन होता है, उसके कारण आपको दिक्कत हो जाती है। तो जब भी है कि लास्ट रजिस्ट्रेशन एड्रेस क्या था, आप जब भी सबमिट करते हैं रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, तो उस समय भी रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस लिखा जाता है। तो जो वर्तमान पता जिसे बोलते हैं, तो वर्तमान पता ऑफिस का लिखते हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को शामिल करना, ठीक है, पंजीकृत करना। तो एवरी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन शैल बी बॉडी कॉर्पोरेट ऑफ द नेम अंडर द रजिस्टर्ड। तो प्रत्येक ट्रेड यूनियन को क्या होगा भाई, कि एक कॉर्पोरेट ऑफिस बनाना पड़ेगा, मतलब एक ऑफिस एस्टेब्लिश करना है जिसका नाम होगा। जैसे हमने बताया ना कि आपने बोला श्रमिक संघ है, मिले हाथ है, या मजदूर संघ है, तो इस प्रकार से एक नाम होगा। चाके क्यों नाम किस लिए रखा जा रहा है कि भाई कोई भी कोर्ट केस कर रहे हैं या कुछ भी हम पत्राचार कर रहे हैं, तो उस नाम से ही होगा। और ये कॉर्पोरेट नाम कहलाता है, जिस नाम से पंजीकृत है आपकी ट्रेड यूनियन, उसका एक नाम होगा, एक लोगो होगा, उसका एक कॉमन सील होगा, ठीक है, सेल है परफेक्टिव सक्सेशन, और मतलब जो एड्रेस चेंज होते रहते हैं उसके हिसाब से एक कॉमन नेम और कॉमन सील रखना पड़ेगा। पावर टू एक्वायर टू होल्ड बोथ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, इसके साथ ही जो है ट्रेड यूनियन के पास पावर होगी कि भाई मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो एक्वायर कर सकता है, उसके पास पावर है। मतलब यदि ऑफिस है उसका खुद यूनियन ने बनाया हुआ, तो उसकी वह जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और उसमें जो भी अलमारी है, टेबल है, कुर्सी है, आपने फैन लिया है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो वो प्रॉपर्टी भी जो है इनकॉर्पोरेट होगा। ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन जब करेंगे तो उसमें असेस का भी मेंशन करना पड़ेगा। तो सेक्शन 13 बोलता है कि भाई आपके पास क्या क्या है, वो सारी चीजें रहना चाहिए, ठीक है, और वो किसके नाम पर होगी, जो ट्रेड यूनियन जिस नाम से आपने रजिस्टर कराया है उसी के नाम से ये सारी चीजें होना चाहिए, जितना भी आपके असेट्स हैं। सर्टेन एक्ट नॉट बी अप्लाई टू रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन पर निम्न कानून जो है लागू नहीं होते हैं। इसका क्वेश्चन आपका बन चुका है और बनता है।
आपका सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1863 जो है वही इस ट्रेड यूनियन के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 जो है इसमें नहीं लागू होता है। कंपनी एक्ट जो है 1950। तो मतलब जो है सर्टेन एक्ट नॉट अप्लाई टू रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, तो जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन पर है उस पर ये अप्लाई नहीं होते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं है कि उनको जो है सोसाइटी में एक्ट जो रजिस्ट्रेशन है उसमें द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, या कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत ट्रेड यूनियन को जो है रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, या कंपनी एक्ट 1956, अभी इसका नया नाम हो गया 2013, ये आपको मालूम होगा। पुराना कंपनी एक्ट जो है 1956 है, जो अब नया रूप में आ गया है कंपनी एक्ट 2013। तो मतलब ट्रेड यूनियन को क्या है, एक जगह रजिस्ट्रेशन करवाना है, उनको जरूरी नहीं है कि ये 3 एक्ट है इनके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करना है, तो इसमें अप्लाई नहीं होता है। चैप्टर आपका 2, थर्ड, राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। तो इसमें अधिकार और कर्तव्यों के बारे में रहता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑन विच जनरल फंड में भी स्पेंड, तो हमने बताया था कि सेक्शन 15 के अंतर्गत एक जनरल फंड जो है, आप पहले ही बायलॉज में बताते हैं कि एक जनरल फंड रहेगा। तो जनरल फंड को स्पेंड कहाँ करेंगे, ये आपका रिस्ट्रिक्शन है सेक्शन 15 में, कि कहाँ कहाँ खर्च कर सकते हैं जनरल फंड का पैसा, जो आप सदस्यों से लेते हैं, 50 रुपए 100 रुपए, जो भी आपका एक नियमित अमाउंट होता है जो फेडरेशन द्वारा डिसाइडेड होता है, उस फंड को आप कहाँ खर्च करेंगे। द पेमेंट ऑफ सैलरीज, ठीक है, अलाउंस, एक्सपेंसेस टू ऑफिस बेरर ऑफ द ट्रेड यूनियन। तो ट्रेड यूनियन में जो भी ऑफिस बेरर हैं, यदि आप उनको एक सैलरी देना चाहते हैं, अलाउंसेस देना चाहते हैं, एक्सपेंसेस देना चाहते हैं ट्रेड यूनियन, तो उनको हम दे सकते हैं, ठीक है। सैलरी का तात्पर्य ये है कि जो है बड़ी ट्रेड यूनियन जो होती है, तो जो फुल टाइम काम करते हैं, तो उनको कुछ मानदेय के रूप में देते हैं, या एक जगह से दूसरे जगह जब जाते हैं तो उन्हें अलाउंसेस देते हैं, ठीक है। तो ऑफिस बेरर में जनरली ट्रेड यूनियन के फंड को आप खर्च कर सकते हैं। द पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन इंक्लूडिंग ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ द जनरल फंड। तो जो जनरल फंड का अकाउंट है ऑडिट करवाते हैं, तो एक ऑडिटर रखना पड़ता है, या वकील जो ऑडिटर होते हैं बाहर से, उनसे आपको ऑडिट करवाना पड़ता है, तो उसकी एक फीस होती है उसके लिए। और ट्रेड यूनियन के एडमिनिस्ट्रेशन में जो खर्च होता है, जैसे आपके किताबें हो गई, सील बनवाना हो गया, ठीक है, पंपलेट बनाना हो गया, कोई एजिटेशन कर रहे हैं, तो इस प्रकार से में यदि आपका है तो उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। द कंपनसेशन ऑफ मेंबर ऑफ लॉस और अराइजिंग आउट ऑफ ट्रेड यूनियन, यदि ट्रेड यूनियन कोई कर रहा हो ट्रेड डिस्प्यूट में, ठीक है, यदि किसी मेंबर्स की मृत्यु हो जाती है, मतलब ट्रेड यूनियन में जो भी आपके सदस्य हैं, चाहे वो ऑफिस बेरर हो चाहे कोई भी साधारण मेंबर हो, यदि उसकी डेथ हो जाती है तो उसको परिवार को, ठीक है, यदि उसके परिवार को कुछ आप पैसा देना चाहते होगे, ठीक है, एज ए कंपनसेट, तो वह उस फंड से, जनरल फंड से दिया जा सकता है, ठीक है। तो क्योंकि वह ट्रेड डिस्प्यूट में और ट्रेड यूनियन करते हुए मतलब उसका लॉस हुआ है उस पर, तो वह कर सकते हैं, तो डेथ नहीं बोलेंगे, लॉस के रूप में। अलाउंस टू मेंबर टू देयर डिपेंडेंट अकाउंट ऑफ डेथ, ये वाले में है डेथ वाला, ठीक है। एंड ओल्ड एज, सिकनेस, एक्सीडेंट, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ सच मेंबर्स। तो कोई भी ट्रेड यूनियन का है, यदि किसी की डेथ हो जाती, कोई बीमार है, ओल्ड एज है, बीमार है, ठीक है, या फिर अचानक क्या है उसकी सर्विस चली गई किसी इंक्वायरी के कारण या पेनाल्टी के कारण, तो ट्रेड यूनियन के जनरल फंड से पैसा दिया जा सकता है। तो ये जो है सेक्शन 15 बताता है कि जनरल फंड को कहाँ कहाँ खर्च कर सकते हैं, ठीक है, इनके अतिरिक्त और कहीं खर्च नहीं कर पाएंगे। तो जो सेक्शन में लिखा होता है कि भाई जनरल फंड, और इसके अलावा खर्च कर सकते हैं यदि बायलॉज में आपने प्रोविजन किया है, यदि बायलॉज में आपने लिखा हुआ है कि हम अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग दिलाएंगे और ट्रेनिंग में पैसा खर्च कर सकते हैं, तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है। द ट्रेड यूनियन एक्ट, द प्रोविजन फॉर एजुकेशनल सोसाइटीज बेनिफिट ऑफ मेंबर, जैसे ये वाले में दिया है कि हम एजुकेशनल, सोशल और रिलीजियस बेनिफिट मेंबर्स, ठीक है, डिपेंडेंट मेंबर्स।
तो चाहे तो हम मेंबर्स, डिपेंडेंट मेंबर्स हैं, यदि उनको एजुकेशन और सोशल्स में या रिलीजियस बेनिफिट देना चाहते हैं तो उस फंड से कर सकते हैं। कहीं कहीं देखते हैं कि फैक्ट्री में क्या होता है, कोचिंग क्लासेस जो 12वीं तक के बच्चे को यूनियन प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो यूनियन, चाहे यूनियन के पास पैसे है तो अपने मेंबर्स, जो भी उनके मेंबर्स हैं या उनके डिपेंडेंट है, उनको आप ये जो एजुकेशनल, सोशल या रिलीजियस फैसिलिटी जो है या बेनिफिट है, उनको उसी फंड से, यदि फंड ज्यादा है तो उससे हम दे सकते हैं, ठीक है। अनकीप ऑफ periodical published mainly for purpose of discussing question affairing employee और वर्कमैन। तो जो आपका पंपलेट छापते हैं, जो भी आपके उद्देश्य होते हैं, या कोई एजिटेशन कर रहे हैं या कोई अच्छी चीज है, तो जनरली पंपलेट के माध्यम से या पोस्टर के माध्यम से करते हैं। जो भी डिस्कशन होता है तो उसको वर्कमैन में बांटने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं ये पोस्टर के लिए। एनी अदर ऑब्जेक्ट नोटिफाई द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गेजेट। इसके अतिरिक्त ये जो है, ये जो प्रोविजन है, इसके अंतर्गत आप खर्च कर सकते हैं। यदि कोई और अतिरिक्त होगा तो वह अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होती है उस पर ऐड कर सकती है। तो जनरली जो ट्रेड यूनियन होती हैं, यदि कोई बायलॉज में अमेंडमेंट करती हैं, कुछ फंड बढ़ाती हैं, तो वो गवर्नमेंट को रजिस्ट्रार के माध्यम से पहुंचाती है। वहां के राज्य सरकार क्या करती है, उसमें कुछ नियम और ऐड कर देती है। सेक्शन 16 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेपरेट फंड फॉर पॉलिटिकल पर्पस। तो देखिए, एक हमने बोला था जनरल फंड बनाना है जो 15 के अंतर्गत है, और एक सेक्शन 16 में बोलता है कि पॉलिटिकल पर्पस बनाना है। पॉलिटिकल फंड क्यों बनाना है जरूरी है? पॉलिटिकल फंड इसलिए बनाना जरूरी होता है कि ट्रेड यूनियन के जो लीडर होते हैं वह एक प्रकार से राजनीति में उतर सके, ठीक है, मतलब बाहरी राजनीति पर भी वह अपने आप को सक्षम बना सके, तो उस फंड का यूटिलाइज कर सकते हैं अपने ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो वहां पर जो सिविल पॉलिटिकल है उसके इंटरेस्ट में मेंबर्स को इंटरेस्ट पैदा करने के लिए पॉलिटिकल फंड का यूज करें। तो ये पॉलिटिकल फंड जो है बाहरी फंड नहीं लेना, उसी मेंबरों से ही फंड लेना है जो देना चाहते हैं। तो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन में कॉन्स्टिट्यूट द सेपरेट फंड, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन बना सकती है सेपरेट फंड फ्रॉम विच पेमेंट में बी मेड फॉर प्रमोशन ऑफ सिविक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर। तो यदि उनके कोई ऑफिस बेरर है जो भाई पॉलिटिकल में, राजनीति में या सिविक्स में, ठीक है, मैं प्रमोट करना चाहते हैं कि बाहरी राजनीति में भी वह करें, तो उसके लिए भी आपका ये है। तो बाहरी राजनीति मतलब सक्रिय पार्टिसिपेशन नहीं होगा, ठीक है। नो मेंबर शैल बी कंपेल्ड टू कंट्रीब्यूट टू द फंड, ठीक है। अब यहाँ पर है कि मेंबर को जबरदस्ती नहीं बनना है। नो मेंबर शैल बी कंप्लीट द कंट्रीब्यूट द फंड। आप जो करना चाहें कर सकते हैं, नहीं कहते नहीं, मतलब मेंबर से ज्यादा नहीं लेना। मेंबर हु डज नॉट कंट्रीब्यूट द सेट फंड शैल नॉट बी एक्सक्लूड फ्रॉम एनी बेनिफिट्स ऑफ ट्रेड यूनियन। तो चाहे तो वो दें, और नहीं देते तो ऐसा नहीं कि भाई तुम चंदा नहीं दे रहे तो तुमको अलग कर देंगे, ट्रेड यूनियन के बेनिफिट को हम आपको नहीं देंगे, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। जो मेंबर इस फंड में पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं वो करेंगे, और यदि नहीं दे रहा है तो उसको बेनिफिट, ट्रेड यूनियन के बेनिफिट से मतलब नहीं, ऐसा नहीं, उसको नहीं देंगे। कंट्रीब्यूशन टू द सेड फंड शैल नॉट बी मेट बाय द कंडीशन ऑफ एडमिशन टू द ट्रेड यूनियन। जो भी इस फंड में पैसा होगा उसमें कंडीशनल नहीं रखना है कि भाई ट्रेड यूनियन में एडमिशन के लिए फंड कंपलसरी है। आप ये नहीं बोले कि पॉलिटिकल पर्पस के लिए हम एक फंड कर रहे हैं, तो जो भी ट्रेड यूनियन का सदस्य है उसमें कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप नहीं करेंगे। तो कुल मिला के यदि आप इस फंड को क्रिएट करना चाहते हैं तो मेंबर यदि चाहे तो कर सकते हैं। क्रिमिनल इंस्क्राइटी ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट होता है। कभी कभी क्या होता है, ट्रेड यूनियन के बीच में ही डिस्प्यूट हो जाता है, जो मेंबर होते हैं, ऑफिस मेंबर या मेंबर, तो उनके बीच में हो गया, ठीक है, विवाद हो गया। तो ऐसे विवादों को क्या होता है, जो ट्रेड यूनियन जो है अपने लेवल पे ही उसको सॉल्व करेंगे, मतलब उसको क्या है, ऊपर नहीं ले जाना है। जो सेक्शन 120 बी में डिस्प्यूट होते हैं इंडियन पेनल कोड के हिसाब से, कि भाई उसको क्रिमिनल केस में रजिस्टर्ड हो जाता है, जो कि मतलब दो मेंबर के बीच लड़ाई हो गया है, या पद हमको नहीं दिया गया है, या पद की दावेदारी है, अचानक उसको निष्कासित कर, जिसे अध्यक्ष बनाया और 3/3 ने उसको निष्कासित कर दिया बिना रीजन के, ये है। तो इस प्रकार के जो विवाद होते हैं, उस विवाद को ट्रेड यूनियन में ही उसको सॉल्व कर लेना, मतलब उसको क्या है,
ऊपर तक नहीं पहुंचेगा। तो जो आपका सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 120 में यही बोलता है कि ट्रेड यूनियन के डिस्प्यूट को जो है जनरली ऊपर हायर कोर्ट में सुनते नहीं है। मतलब उसमें प्रोविजन ये कर दिया है कि भाई उसको पावर दे दिया है कि बायलॉज में करिए कि इंटरनल डिस्प्यूट को जो है मतलब जो सेंट्रल लेवल का है या फेडरेशन जो है उन उन उस लेवल में सॉल्व करना है। तो ये क्रिमिनल केस में से ट्रेड डिस्प्यूट को बात आता है। Enforceability of agreement जो है an agreement between the members of registered trade union shall not be merely because the fact of any object of agreement registered trade union। तो यहाँ पर जो भी एग्रीमेंट होता है ट्रेड यूनियन का बीच, ठीक है, चाहे वो मेंबर्स का हो या पदों के बीच में हो, ठीक है, तो उसमें इन्फोर्समेंट नहीं होगा। मतलब क्या है, जबरदस्ती लादा नहीं जाएगा। ठीक है, जो भी समझौते होंगे प्रवर्तनीय होंगे और ट्रेड यूनियन के एक्ट के हिसाब से होंगे। इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट, राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन की जितने भी बुक्स होती हैं, बुक्स का मतलब क्या होगा, एक मेंबर्स की रहती है, एक अकाउंट वाली बुक बनती हैगी, ठीक है। तो जितनी भी ट्रेड यूनियन के ऑफिस में किताबें होंगी, रजिस्टर होंगी, तो उसका कोई भी मेंबर, ट्रेड यूनियन का मेंबर कभी भी उसको इंस्पेक्ट कर सकता है। तो ये राइट देता है सेक्शन 20। यदि ट्रेड यूनियन का कोई सदस्य है, आम सदस्य हो चाहे ऑफिस बेरर हो, उसको राइट होता है कि ट्रेड यूनियन के कोई सी भी किताब को, कोई सी भी बुक्स को वो इंस्पेक्ट कर सकता है। द अकाउंट बुक ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन एंड दिस लिस्ट ऑफ मेंबर्स शैल बी ओपन और इंस्पेक्शन बाय एनी मेंबर ऑफ द ट्रेड यूनियन। ठीक है, तो ट्रेड यूनियन का कोई भी सदस्य जो है, चाहे वह अकाउंट बुक की बात हो या मेंबर बुक की बात हो, वह किसी भी समय जो है उसको इंस्पेक्ट कर सकता है, मतलब देख सकता है, आपका अवलोकन कर सकता है। राइट्स फॉर माइनर्स टू मेंबरशिप ऑफ ट्रेड यूनियन, तो यह जो है सेक्शन 21 जो है माइनर को, माइनर मतलब 15 ईयर्स तक के मेंबर्स को ट्रेड यूनियन के सदस्य बनाने की मतलब स्वतंत्रता देता है। एनी पर्सन हु हैज अटेंड द एज ऑफ, कोई भी व्यक्ति जो है जो 15 साल की आयु को अचीव कर लिया है, वह रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का सदस्य जो है हो सकता है, सब्जेक्ट टू एनी रूल्स ऑफ द ट्रेड यूनियन द कंट्री। मतलब ये नियम ये है कि वो ट्रेड यूनियन का कोई रूल्स जो है वह उसका कंट्री ना हो। मतलब ऐसा ना हो कि वह जो है निष्कासित हो या 15 साल की आयु कंप्लीट ना कर रहा हो, इस प्रकार से। तो राइट है कि वह सदस्य बन सकता है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑफिस बेरर ऑफ ट्रेड यूनियन, तो ट्रेड यूनियन की किसी भी ऑफिस बेरर को डिस्क्वालिफिकेशन किया जा सकता है। तो कब करेंगे भाई, जब जैसे कि ऑफिस बेरर की उम्र जो होती है वह 18 साल होना चाहिए, कोई भी उससे ज्यादा। तो अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चूज एज फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव और एनी अदर ऑफिस बेरर। तो आपको मालूम है एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं और एक ऑफिस बेरर होते हैं। मतलब ऑफिस बेरर में महामंत्री, अध्यक्ष, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी टाइप से, और कुछ जो एग्जीक्यूटिव सदस्य होते हैं, तो ये सारे जो होते हैं आपके ऑफिस बेरर हैं। तो ऑफिस बेरर ही हैज नॉट अटेंड द एज, यदि 18 साल की आयु नहीं है तो उसको ऑफिस बेरर नहीं बना सकते, मेंबर बना सकते। 15 साल या 15 साल से ऊपर को ट्रेड यूनियन मेंबर रह सकता है, परंतु ऑफिस बेरर्स के लिए 18 साल की आयु कंपलसरी है। तो 18 साल की नहीं है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है सेक्शन 21A के तहत। He has been convicted by a court of India of offence involving moral tribunal और sentence in prison। यदि कोई भाई क्रिमिनल केस है किसी ऑफेंस में बाहर, या कोर्ट केस चल रहा है, या फिर वो सजा पा के आया हुआ है, तो उसको कम से कम 5 साल तक जो है उसको दूर ही रखना है, अनलेस द पीरियड ऑफ 5 years है लिप्स है सिंस इज रिलीज। तो यदि सजा हो गई है था मतलब आपका, और उसके बाद भले फैक्ट्री में ज्वाइन कर लिया है, तो 5 साल तक उसको ट्रेड यूनियन का सदस्य नहीं रहना है, या बोले ऑफिस बेरर का सदस्य उसको नहीं बनाना है। तो ये जो है आपका डिस्क्वालिफिकेशन है कि किस केस में डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं किसी ऑफिस बेरर को। 22 है आपका प्रमोशन ऑफ ऑफिस बेरर भी कंसिस्ट विद द इंडस्ट्री। ठीक है, आपका प्रोपोर्शन होता है, ऑफिस बेरर की संख्या होती है इंडस्ट्री एम्प्लॉय के हिसाब से कितनी होनी चाहिए वह है। नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑफिस बेरर ऑफ एवरी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन शैल बी प्रिस्क्राइब एक्चुअली एंगेज
और एम्प्लॉय इन द इंडस्ट्री विच इज ट्रेड यूनियन कनेक्टेड। तो यदि आपके ट्रेड यूनियन है, ठीक है, तो ट्रेड यूनियन है तो जितने भी सदस्य होंगे उससे आधे से कम, मतलब जैसे बोले कि ट्रेड यूनियन के लिए आपको 7 मेंबर की जरूरत होती है, ठीक है, तो 7 मेंबर की यदि जरूरत है तो कम से कम आधे से ज्यादा, जैसे 3 है तो 4 कम से कम ऑफिस बेरर रखने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी जो प्रिस्क्राइब रहेगा, जो रजिस्ट्रार के रहता है उतने तो रखने हैं, परंतु बहुत कम सदस्य 10 ही है, तो ऑफिस बेरर के लिए मतलब आधे से अधिक कम से कम मेंबर्स आपको रखना है। 1/2 से कम नहीं होना चाहिए। ऑफिस बेरर एवरी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन एक्चुअली एंगेज और एम्प्लॉय। तो एक्चुअली क्या है, कहीं कहीं छोटी ट्रेड मतलब फैक्ट्रीज होती हैं, तो वहां पे 100-200 ही कर्मचारी हैं, वहाँ 3-4 यूनियन है, तो उस यूनियन में पता चला सदस्य ही हैं 12-13, तो कम से कम आधे से अधिक जो उसकी क्राइटेरिया है, यदि 13-14 सदस्य होने चाहिए तो 13-14 सदस्य में वो आधे से कम ज्यादा ही मतलब ऑफिस बेरर रहे। इसके बाद चेंज ऑफ नेम, सेक्शन 23 बोलता है कि आप नेम जो है चेंज करा सकते हैं ट्रेड यूनियन का, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का जब चाहें, तो एनी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन में विद द कंसेंस ऑफ नॉट लेस देन द 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर, मतलब 2/3 बहुमत। यदि ट्रेड यूनियन का नाम आप चेंज करना चाहते हैं तो आपके जितने भी सदस्य हैं 2/3 मेंबर्स के साइन जरूरी होंगे, तो वो साइन करके रजिस्ट्रार को आपको सबमिट करना है कि भाई ट्रेड यूनियन का नाम हम चेंज करना चाहते हैं। केवल अध्यक्ष या ऑफिस बेरर के हिसाब से ट्रेड यूनियन का नाम चेंज नहीं होता है। तो जो हम रिन्यूअल के लिए जनरली नाम देते हैं कि हमारे इतने मेंबर हैं, 200-250 मेंबर हैं, तो रजिस्टर्ड जो 250 मेंबर है उसमें 2/3 जो लोगों के साइन करा के आप ट्रेड यूनियन का नाम चेंज कर सकते हैं। तो ये सेक्शन 23 के अंतर्गत चेंज होगा। अमलगेशन ऑफ ट्रेड यूनियन का समायोजन कहलाता है जब 2 या 2 से ज्यादा ट्रेड यूनियन कभी कभी क्या है मिलके एक ट्रेड यूनियन बनाना चाहते हैं। तो ये आपके कई फैक्ट्री में देखा होगा कि पहले जीसीएम में ही यदि हम बात करें तो बहुत सारी यूनियन थी, मगर उन्होंने क्या है धीरे धीरे सबका अमलगेशन से कर लिए, मतलब समायोजन कर लिए। 2 या 2 से ज्यादा ट्रेड यूनियन चाहे तो रूल या सेक्शन 24 के अंतर्गत समावेश कर सकती है, सम्मेलन कर सकती है। तो एनी 2 और मोर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, 2 या 2 से ज्यादा ट्रेड यूनियन चाहे तो, ठीक है, टुगेदर एज अ ट्रेड यूनियन, मतलब कई यूनियन मिलके एक ट्रेड यूनियन के रूप में हो सकती है, ठीक है। बोर्ड ऑफ लिस्ट 1/2 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच ट्रेड यूनियन, इसमें क्या बोल रहा है 1/2, आधे सदस्य उसमें राजी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैं फलाने ट्रेड यूनियन से मिक्स होना चाहता हूँ और वहां के मेंबर राजी नहीं है, मतलब 2 यूनियन मिलके एक यूनियन में रह सकती है, परंतु दोनों यूनियन या प्रत्येक यूनियन के आधे सदस्य कम से कम राजी होना चाहिए, ठीक है। एंड दैट एटलीस्ट 60% ऑफ द वोट्स रिकॉर्डेड और द फेवर ऑफ द प्रपोजल, और दोनों यूनियन मिला के, 2 या 2 से ज्यादा यूनियन है, सारे को मिला के लगभग 60% लगभग होना चाहिए। तो ये प्रपोजल जाता है, प्रपोजल के बाद रजिस्ट्रार जो होता है वह 2 या 2 से ज्यादा यूनियन को फंसाएगा। फिर उनके पास एक ऑप्शन ऑन देना पड़ता है, एक नया वायलॉस देना पड़ता है, और लिस्ट देना पड़ता है नया ऑफिस बेरर की लिस्ट देना, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन पुराना ही रहेगा, उसको मर्जर की प्रक्रिया कहलाते हैं। तो सेक्शन 24 के हिसाब से मर्ज कर दिया जाएगा। नोटिस फॉर चेंज ऑफ नेम वगैरह है, तो यहाँ पर आपका सेक्शन 25 में बोलता है जब 2 या 2 से ज्यादा यूनियन मिल जाएंगे और एक नया नाम बनाएंगे तो रजिस्ट्रार ऑफिस से नोटिस किया जाएगा, ठीक है। नोटिस दिया जाएगा मतलब उसको रिटर्न में, नोटिस इन राइटिंग इन एवरी चेंज ऑफ द नेम और एवरी एमलगेशन सेल सेंड टू द रजिस्ट्रार, मतलब जैसे हमने बोला आपकी सहमति हो गई, 2/3 या आधे लोग राजी हैं, तो आप क्या है एक नोटिस बनाएंगे, एक लेटर बनाएंगे और रजिस्ट्रार ऑफिस को सबमिट करेंगे, और जितनी भी यूनियन सम्मिलित होना चाहती है उनके साइन। In the case of change of name by the secretary by even members of the trade union changes its name, यदि आपका सेक्रेटरी के नाम चेंज हो रहा है, क्योंकि आपको 2 यूनियन यदि मिलके एक यूनियन बना रही है तो जाहिर है कि सेक्रेटरी और उसके जो 7 मेंबर्स होंगे उनके नाम भी चेंज हो सकते हैं। तो यदि नाम चेंज हो रहे हैं, सेक्रेटरी चेंज हो रहा है, तो उसकी भी लिस्ट सबमिट करना है।
ठीक है, तो ये आपका इतना ही आज पढ़ते हैं, थोड़ा समझ गया तो फिर किसी दिन हो जाएगा। बाकी जो है नॉर्मल चीज है, ये सारी चीज हमने कवर कर दी है, और 33 रूल है उसको हमने भेज दिया है। इसके बाद जो है छोटे मोटे ही चीज है। तो आज की क्लास में यही खत्म कर रहे हैं, टाइम ज्यादा हो रहा है। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट।